हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। हम जब छोटे थे ना, स्कूल में थे, तो ऐसे इसी बात पे लड़ाई हो जाती थी। कॉलेज में भी कि तूने मेरी प्रॉक्सी क्यों नहीं लगाई, तेरे पास रजिस्टर है। तो ऐसे लड़ना नहीं है, गलती हो जाती है इंसानों से। चलिए, हाँ जी अनामिका, बताइए बताइए, क्लियर है वहाँ पे? सब्जेक्ट नहीं। ऐसा सुनने में आया कि 15-20 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। अब कम हो गया। ठीक है, तो हम मिलेंगे फिर वहीं पे। ठीक है, ओके। थैंक यू समीर। ओके ओके, तहसीम, सिमरन, अरुणिम, आफ्टर अ लॉन्ग यू आर टेकिंग क्लास आई थिंक। अफजल, ओके, नाइस नाइस नाइस। चलिए, ओके फाइन। अभी तक हमने जितना किया क्लियर है? कोई डाउट? आई थिंक वो तो बहुत इजी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको ना क्लास का एजेंडा क्लियर कर देती हूँ। मुझे आपको कुछ चीज़ें समझानी है कि जैसा कि आपको पता ही है कि अब हम सीधा स्ट्रेट वेंसडे को मिलेंगे। आई थिंक वेंसडे इज 19th ना, 19th को हम लोग मिलेंगे। तो 19th को हम लोग मिलेंगे, तो करेंगे हम लोग जनरल एक्सेप्शंस ही। मेरा आज का टारगेट है कि मैं आपको ना प्राइवेट डिफेंस से पहले तक जो है वो सारा करा दूं, और हम प्राइवेट डिफेंस जो है वो फिर 19 से शुरू करें, जिससे कि आपको अभी तक हमने जितना किया है उतना आप रीड कर लें। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। आज मैं आपको सेक्शन सारे करा दूंगी, पर ऐसा हो सकता है कि 84 की, 85 की और 86 की डिक्टेशन रह जाए, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना 84 का मतलब वो 22, 23 और 24। तो सेक्शन नंबर 22, 23 और 24 समझाऊंगी मैं आज ही, पर जो इसका केस लॉ है, इसकी आंसर राइटिंग है, इसकी डिक्टेशन है, ये हम लोग वेंसडे ही करेंगे। और अगर आज टाइम ने अलाउ किया तो हम आज कर लेंगे। तो आप चीज़ों को समझने पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इसका मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, 22 पे जो है ना, मुझे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराना है, मुझे आपको जो है आंसर राइटिंग भी सिखानी है, क्योंकि वो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। तो मैं प्राइवेट डिफेंस में जाने से पहले आपको ये ज़रूर क्लियर कराऊंगी। तो आपको जो है इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। और पीछे से आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको जो है वो पढ़ाई करनी ही करनी है। मतलब कि जितना हमने किया है वो आपके बेयर एक्ट से, आप अपनी स्टडी मटेरियल से पूरा अच्छे से रीड करेंगे। और इतने इतने दिन बीच में टाइम है, तो पीछे थोड़ा सा टीपीए रिवाइज कर लेना, जो लोग हिमाचल दे रहे हैं। थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज कर लेना, क्योंकि इट्स इनफ टाइम कि आप जो है वो पिछला 2-3 दिन रिवाइज कर सको, क्योंकि साथ में तो सिर्फ बीएसए ही चल रहा है ना, तो इसलिए हो सके तो अपना रिवाइज करना, ठीक है। चलो, अब जो है ना, हम सबसे पहले आते हैं सबसे पहले हम आते हैं अनसाउंडनेस ऑफ माइंड पे, 22 पे। हम सबसे पहले आते हैं अनसाउंडनेस ऑफ माइंड पे, जो कि है 22। आप लोग प्लीज एक बार जो है इसे रीड करो। आप लोग प्लीज एक बार जो है इसको रीड कीजिए, 22 को, जो कि पहले था 84। जो कि पहले था 84। तो आपको जो है वो चीज़ें इस तरह से समझनी है दैट वी आर डूइंग सेक्शन 22 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, एंड इट इज सेक्शन नंबर 84 ऑफ आईपीसी, जिससे दोनों को जाना जाता है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से। इससे पहले जो सेक्शंस थे वो बात करते थे कि
कोई एज जिसकी 7 ईयर्स तक है तो वो लाइबल नहीं होगा, जिसकी 7 से 12 है वो लाइबल कब हो सकता है, जब वो सफिशिएंट मैच्योरिटी अटेन कर ले। अगर उसने सफिशिएंट मैच्योरिटी अटेन नहीं करी है तो वो भी उसको जो है वो नहीं कर सकता, ठीक है। अब आप आओ 22 पे। 22 आपको एक छोटी सी बात कहता है। बेसिकली एक चीज और बता देती हूँ कि पेपर में ना क्वेश्चन आ जाता है कि इसको किस नाम और दूसरे नाम से जाना जाता है, तो यूजुअली स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि मेडिकल इंसैनिटी है, बट इसको जाना जाता है इंसैनिटी के नाम से, पर वो इंसैनिटी है लीगल इंसैनिटी, पर वो इंसैनिटी है लीगल इंसैनिटी। देखो, nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind, please mark it, please mark it, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, इनकैपेबल है ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट एंड दैट ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ, और जो वो कर रहे हैं वो रॉन्ग है और वो कॉन्ट्रेरी टू लॉ है। बस वो आपको एक चीज समझाना चाहते हैं, मैं आपको फिर बता रही हूँ, मैं आपको इसके एक एक एलिमेंट को ब्रेक करके आंसर राइटिंग सिखाऊंगी, बट अभी एक छोटी सी बात कर रहा है और वो कह रहा है कोई भी चीज ऑफेंस नहीं होगी कब, जब आप कोई एक्ट कर रहे हो तब आप क्या हो, अनसाउंड माइंड के हो, और उस वक्त जब आप एक्ट कर रहे हो आप अनसाउंड माइंड के हो, आपको नहीं पता जो आप कर रहे हो वो गलत है और आपको नहीं पता है कि जो आप कर रहे हो उसका नेचर क्या है, तो हम कहेंगे कि आप जो है वो ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं हो। अब इससे अलग हमें बहुत सारी बातें जो हैं वो इसमें पढ़नी है, इससे अलग हमें इसमें बहुत सारी बातें क्या पढ़नी है। सबसे पहली बात तो मैं बता देती हूँ कि इसमें बड़े सारे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, 3 तो लैंडमार्क जजमेंट हैं ही हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और जब मैं आपको डिक्टेशन दूंगी तो मैं उन्हीं के पैराग्राफ्स की डिक्टेशन आपको जो है वो दूंगी। देखो, वो सबसे पहले तो आप इस बात को समझो कि यहाँ पर बात कर रहे हैं लीगल इंसैनिटी की, बट कहीं ना कहीं मेडिकल इंसैनिटी भी इसमें जो है वो इन्वॉल्व होती है, बट मेडिकल इंसैनिटी हमेशा डिफेंस नहीं हो सकती है, आप सबसे पहले तो ये बात समझना। उससे अलग अब हम एक स्टोरी समझते हैं। हमने कहा कि आपको जर्नल, आपका कोई एक्ट आपने किया है वो ऑफेंस कब नहीं माना जाएगा, जब वो जर्नल एक्सेप्शन में जो है वो फॉल करेगा। कोई बात नहीं, जर्नल एक्सेप्शन में वो फॉल कर जाएगा, बट अब हम आपसे आगे ये पूछ रहे हैं कि अब जब आपने भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ना शुरू किया तो आप मुझे बताओ कि हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, प्रोसिक्यूशन पे, जो केस जो है वो लेके जाता है उस पे बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि आप प्रूफ करो कि सामने वाले ने ये गलत किया है, और उसके बाद जो है फिर उस फैक्ट को सामने वाला जो है वो डिफेंस लेके बताता है या अपनी बात को जो लिखता है। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इन केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ पहले किस पे होता है, अक्यूज्ड पे, जो बात करता है 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बताता है कि इन केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अक्यूज्ड पे होगा। कोर्ट प्रिज्यूम करती है कि डिफेंस वाला प्रोविजन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कोर्ट हमेशा ये प्रिज्यूम करती है कि डिफेंस वाला प्रोविजन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हम हमेशा ये मानते हैं कि क्या कहते हैं कि अब इधर अक्यूज पे बर्डन ऑफ प्रूफ पहले है कि वो ये प्रूफ करेगा कि मैंने जो एक्ट किया है वो किसी ना किसी ऐसी एक्ट में वो किसी ऐसी वजह से किया है जो कि डिफेंस हो सकता है जर्नल एक्सेप्शन में, कि जब मैंने एक्ट किया था तब मैं अनसाउंड माइंड का था। समझ में आई आपको बात? तो तब हम चीजों को प्रिज्यूम करके और आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अब आप सबसे पहली बात को समझना, इसमें ना एक 1964 का जजमेंट है, दया भाई छगन भाई ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। दया भाई छगन भाई ठक्कर, दया भाई छगन भाई ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, 1964 सुप्रीम कोर्ट। और इसका एक और केस है देवीदास लोका राठौड़, देवीदास DEVIDAS, देवीदास लोका LOKA लोका राठौड़ RATHOD, देवीदास लोका राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र।
वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 सुप्रीम कोर्ट। आप इन दो केसेस को बस लिख के रख लो, जब मैं आपको डिक्टेशन दूंगी तो मैं इनके केसेस का एक एक पैराग्राफ आपको समझाऊंगी। ये दो केसेस जो हैं वो बहुत लैंडमार्क जजमेंट हैं, 84 के या आप कह सकते हो 22 बीएनएस के, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के। इन्होंने आपको बड़ी सारी चीज़ें अपनी जजमेंट में बताई कि ना कि कब कैसे क्या होगा, कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा, कब हम मानेंगे कि कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, कब हम मानेंगे कि एट द टाइम ऑफ डूइंग का मतलब क्या होता है। तो हम बहुत ब्रेक करके इन चीज़ों को पढ़ेंगे, बट अभी आपको सेक्शन समझ में आ गया, मेरे लिए उतना काफ़ी है। अब उसके साथ साथ क्या हुआ कि आपको एक बात समझनी है, और आप अपनी कॉपी में एक बात को ऐसे समझिएगा कि सैनिटी, इनसैनिटी बेसिकली हम कह रहे हैं कि कोई आदमी इनसेन है, वो समझ नहीं पा रहा है, पागल है, हम यही तो कहते हैं ना। तो हम कह रहे हैं इनसैनिटी जो है वो दो तरीके की होती है। इनसैनिटी इज ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहली इनसैनिटी होती है डिमेंशिया नेचुरलिस। मैं आपको लिख के दे देती हूँ। हम कहते हैं कि इनसैनिटी जो है वो दो तरीके की है। डिमेंटिया नेचुरलिस and the other is dementia accidentalis। एक्सीडेंट लिख के IALIS। आप सबसे पहले इस चीज को लिखो कि इनसैनिटी दो तरीके की हो सकती है। हम कहते हैं इसका मतलब है नेचुरलिस्ट का मतलब है इनसैनिटी जो आपको है फ्रॉम बर्थ। आप बर्थ से ही जो है वो इंसेन हो। पर्सन्स दोज हु आर इंसेन फ्रॉम बर्थ। एंड एक्सीडेंटलिस्ट का मतलब है जो कि आपको हुआ है आफ्टर बर्थ। इंसैनिटी आफ्टर बर्थ मतलब आप ठीक है, आप पैदा हो गए हो, काफी साल बाद, कुछ टाइम बाद जो है आपको इंसैनिटी हो रही है। तो अब मैं आपको कह रही हूं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके जो 22 है उसमें इंसैनिटी कौन सी है। सी ये टाइप्स हैं इंसैनिटी के, बट आपको समझना है कि सेक्शन 2 में हमेशा कौन सी सैनिटी की बात की जा रही है, इंसैनिटी की, लीगल इंसैनिटी की, और कभी भी मेडिकल इंसैनिटी की बात वो नहीं कर रहे। तो आप इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेंगे कि लीगल इंसैनिटी का पर्पस यही है कि अगर आप प्रूफ कर देते हो कोर्ट में कि मेरे को लीगल इंसैनिटी है तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा क्रिमिनल लाइबिलिटी से। सबसे पहली बात, आप बात को कॉपी में लिख लो कि अगर आप कोर्ट में प्रूफ कर देते हो कि मेरे को लीगल इंसैनिटी है, और जब मेरे को लीगल इंसैनिटी थी तब मैंने कोई काम किया तो मैं इनकैपेबल था ये जानने में कि मैंने जो काम किया है वो गलत है, तो आपको जो है क्रिमिनल लाइबिलिटी से एग्जाम्पशन मिल जाता है। और लीगल इंसैनिटी का मतलब है बच्चे कि आप ना इनकैपेबल हो कुछ भी समझने के लिए। आप जो है वो टोटली इनकैपेबल हो कुछ भी समझने के लिए। और यही एक कारण है कि लीगल इंसैनिटी जो है वो कंप्लीट डिफेंस है 22 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में। अब हम आते हैं व्हाट इज मेडिकल इंसैनिटी। हम कहते हैं कि सबसे पहली बात तो मेडिकल इंसैनिटी कोई डिफेंस नहीं है 22 भारतीय न्याय संहिता में। मेडिकल इंसैनिटी का मतलब होता है कि आप अपना कोई ट्रीटमेंट करा रहे हो, आपको जो है मेडिकली किसी ने ये बात कही है कि आप मेडिकली इंसेन हो। और मेडिकल इंसैनिटी का मतलब ये कभी नहीं होता कि आपको जो है आप यू आर टोटली इनकैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर।
इफ यू आर टोटली इनकैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर तो ऑटोमेटिकली लीगल इंसैनिटी में फॉल कर जाएगा। आप मेडिकल इंसैनिटी को एविडेंस के तौर पे यूज कर सकते हो कि भाई ये कारण रहा है, इसीलिए ना सामने वाले ने जो है ये काम किया है, बट आपको मेडिकल इंसैनिटी के ग्राउंड पे कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता भारतीय न्याय संहिता में। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। आपको मेडिकल इंसैनिटी के लेवल पर कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। अब आप कहोगे कि मैम ये आप क्या कह रहे हो, मैं आपको छोटी सी बात समझाती हूँ। आप इस कॉन्सेप्ट को जो है ना वो एक पॉइंट से जो है वो डील करके देखो। हम दो चीज़ों की बात करते हैं और वो दो चीज़ें क्या हैं, टोटल डिल्यूजन और पार्शियल डिल्यूजन। दो चीज़ें होती हैं, टोटल डिल्यूजन DELUSION एंड पार्शियल डिल्यूजन। आप अपनी लाइफ में एक बात को सीख लो कि पार्शियल डिल्यूजन कभी भी भारतीय न्याय संहिता में जो है वो डिफेंस नहीं हो सकता। पार्शियल डिल्यूजन कभी भी डिफेंस नहीं हो सकता कि जिस टाइम आपने एक्ट किया तो आपको ऐसा लगा कि मुझे करना चाहिए। पार्शियल डिल्यूजन कभी कोई डिफेंस नहीं हो सकता, पर टोटल डिल्यूजन जो है वो डिफेंस हमेशा होता है। पार्शियल डिल्यूजन जो है वो डिफेंस कभी नहीं हो सकता, पर टोटल डिल्यूजन जो है वो बेटा ऑफेंस हो सकता है। अब आप कहोगे कि मैम ये कैसे पता चलेगा, ये क्या चीजें हैं? तो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इररेसिस्टिबल इम्पल्स। आपने कभी साइंस में पढ़ा है इररेसिस्टिबल इम्पल्स? जैसे कि मैं आपको बताती हूँ इररेसिस्टिबल इम्पल्स क्या होता है कि चाय गर्म है, आपने हाथ लगाया तो आपको एकदम से ऐसे लगेगा ना कि उफ हाथ जल गया, हाथ गर्म है, तो अचानक योर रिएक्शन टू समथिंग इररेसिस्टिबल इम्पल्स, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं अचानक जो आपका रिएक्शन है ना वो, तो हम कह रहे हैं कि इररेसिस्टिबल इम्पल्स जो है वो वैसे तो कभी डिफेंस नहीं हो सकता। समझ लेना इस बात को, इररेसिस्टिबल इम्पल्स जो है वो वैसे तो कभी डिफेंस नहीं हो सकता, पर इररेसिस्टिबल इम्पल्स तब डिफेंस जरूर हो सकता है जब आपका टोटल डिल्यूजन है। तब वो आपका डिफेंस जरूर हो सकता है जब आपका टोटल डिल्यूजन है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि मैंने दो केसेस आपके होल्ड पे रखे हैं, मैं आपको उनकी डिक्टेशन दूंगी, मैं वो केस आपको समझाऊंगी, हमें सब कुछ करना है। मैंने आपको कहा कि 22 कुछ नहीं कह रहा, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, कि आपने जो है आपका अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है और जब आपने वो एक्ट करा तब आप इनकैपेबल हो नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। आपको नहीं पता कि जो आप एक्ट कर रहे हो वो कॉन्ट्रेरी टू द लॉ है, तो हम कह रहे हैं कि आप जो है वो क्रिमिनली लाइबल नहीं हो। पर हम कह रहे हैं कि अगर आपका डिल्यूजन जो है वो पार्शियल है तो जो है वो आपको डिफेंस कभी नहीं मिलेगा, पर अगर आपका डिल्यूजन टोटल है तो आपको डिफेंस मिल सकता है। और हम कह रहे हैं कि ये लीगल इंसैनिटी का ही डिफेंस मिलेगा, मेडिकल इंसैनिटी का नहीं मिलता। पर मेडिकल इंसैनिटी को आप यूज़ कर सकते हो कि देखो जज साहब इसको तो है ये दिक्कत, तो आप तब वो यूज़ कर सकते हो, देखो इसका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो जज साहब विल सी। पर अब मैं आपको एक बेहद इंटरेस्टिंग केस समझाती हूँ जो कि 22 का लैंडमार्क जजमेंट है, और वो है आर वर्सेस डेनियल मैकनॉटन। आर वर्सेस डेनियल मैकनॉटन। एटीन 1843 का ये केस है। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। मैकनॉटन जो है वो हमारे केस में जो है ना वो एक्यूज्ड है, और ना एक प्राइम मिनिस्टर है
और उनके सेक्रेटरी हैं, तो ना सबसे पहला तो डिल्यूजन यही है कि ना एक्यूज्ड को लगता है कि जो उनका सेक्रेटरी है वो पीएम है। पीएम कोई और है, सेक्रेटरी कोई और है, पर अक्यूज को लगता है कि जो सेक्रेटरी है वो पीएम है। और अक्यूज को हमेशा ये रहता है कि ये जो है हार्म कॉज करेगा, तो वो पीछे से उसको जो है वो उसको लगता है कि उनको पीछे से मार देगा। वो इस डिल्यूजन में रहता है। तो अब जो है ना क्या हुआ, एक दिन उसने उसको मार दिया, अक्यूज ने सेक्रेटरी को पीएम समझ के मार दिया। और उसने डिफेंस लिया कि मेरे को तो जो है वो इंसैनिटी है। समझ में आई बात? सो सॉरी ना, कोल्ड हो गया एकदम से। तो उसने कहा कि मेरे को जो है ना वो डिल्यूजन है कि भाई मैं इनकैपेबल हूँ समझने के लिए, और ना मुझे जो है ऐसा लगता है कि ये मुझे मार देगा, मैं हमेशा से उसमें रहता हूँ। तो स्टोरी इसकी इस तरह से थी। पर ये इतना लैंडमार्क जजमेंट है कि इसमें इन्होंने 3 पॉइंट्स जो है वो बताए। ठीक है, इन्होंने इसमें 3 पॉइंट्स बताए। उन्होंने कहा कि कब जो है वो लॉ क्या कहेगा। तो लॉ कहेगा कि हम सबसे पहले तो सबको प्रिज्यूम ही करते हैं कि वो जो है वो सेन है। लॉ सबसे पहले कहते हैं कि हम सबको ये मानते हैं कि वो रीजनेबल प्रूडेंट मैन है, वो सेन है। अगर वो सेन नहीं है, इनसेन है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे, आप प्रूफ करो कि भाई आपने जो जो ऑफेंस किया है वो क्या है, जनरल डिफेंसेस में, एक्सेप्शंस में फॉल करता है। समझ में आई बात? उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि उसका जो डिल्यूजन है, जब उसको डिल्यूजन है तो क्या वो इतना कैपेबल इनफ है कि वो राइट और रॉन्ग को डिसाइड कर पा रहा है। अगर वो इतना कैपेबल इनफ नहीं है कि वो राइट और रॉन्ग को डिसाइड कर पा रहा है, समझ में आई बात, तो इसका मतलब कि फिर तो वो जनरल डिफेंसेस में आ जाएगा, एक्सेप्शन में आ जाएगा। पर अगर वो कैपेबल इनफ है समझने के लिए तो वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा। बट मैं आपको इसको बहुत डिटेल में आंसर राइटिंग में लिखवाऊंगी। अब आपको सिंपल एक कहानी समझनी है कि 22 कहता है कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड अगर किसी को है, यूजुअल में उसको अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब कोई वो एक्ट कर रहा है जो कि क्रिमिनल एक्ट है, तब उसको अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है। और उस वक्त उसको अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, और उसके साथ साथ कि वो इनकैपेबल है समझने के लिए कि जो वो कर रहा है वो गलत है, प्लस उसको जो है ये पता ही नहीं है कि उसका एक्ट जो है वो कॉन्ट्रेरी टू लॉ है। अगर वो प्रूफ कर देता है तो हम कह रहे हैं कि उसको डिफेंस मिल जाएगा। पर अगर हमें लग रहा है वो प्रूफ भी नहीं कर पा रहा है, हमें लग रहा है, तो हम ये बात समझ जाएंगे कि उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। और बस अभी आप इस पॉइंट को यहीं छोड़ दो, क्योंकि इससे आगे की और जितनी कहानी है बहुत डिटेल में, आई एम टेलिंग यू, इसके आगे की जितनी कहानी है बहुत डिटेल में केस लॉ के साथ जो है वो हम बहुत लिख लिख के करेंगे। समझ में आ गई बात? हम इसके मैक्सिम्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे। तो बस आप अभी इतने पे जो है यहाँ पर आके फुल स्टॉप लगा दो, और मुझे सिर्फ इतना बताओ कि आपको बेसिक सेक्शन का क्रक्स जो है वो क्लियर हो गया, और वो कुछ नहीं कह रहा। चलो अब आप 23 को रीड करो। रीड सेक्शन नंबर 23। अच्छा एक चीज़ और, मुझे इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मुझे आपको ना एक चीज़ और बतानी है कि एक ना टर्म होती है डिलीरियम ट्रिमेंस। एक टर्म होती है, आप उसको लिखो डिलीरियम, DELIRIUM, डिलीरियम ट्रीमेंस, TREMENS, delirium tremens, and it is known as medical unsoundness. It is known as medical unsoundness. देखो मैं ये बात आपको क्यों लिखवा रही हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अब जो आप सेक्शन पढ़ने वाले हो वो नेक्स्ट सेक्शन है इनवॉलंटरीली इंटॉक्सिकेशन का। आपने अपनी मर्जी से जो है वो लिकर नहीं पिया, किसी ने आपको पिला दिया। और उससे अगला सेक्शन है जब आपने वॉलंटरीली इंटॉक्सिकेट किया, वॉलंटरीली आपने पिया। तो हम कह रहे हैं कि खाली इंटॉक्सिकेशन जो है वो खाली इंटॉक्सिकेशन जो है वो 22 में डिफेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास इसके लिए अलग से सेक्शन है। पर हम कह रहे हैं कि आप रेगुलरली जो है वो लिकर लेते हो, और रेगुलरली लिकर लेने की वजह से आपको जो है कोई प्रॉब्लम है, तो वो अब किस में फॉल करेगी? 22 में। 22 में, हाँ मतलब वही बिल्कुल 22 में। तो आप इस बात को लिख लेना कि
Mere intoxication cannot fall under section 22. Mere intoxication cannot fall under section 22. It is under section 23. It is under section 23. But regular intoxication and once it stops and results in unsoundness then in such a case it will come under section 22 of Bharatiya Nyaya Sanhita. In such a case, then it will fall under section 22 of Bharatiya Nyaya Sanhita. लिखिए, delirium tremens is considered to be a medical parlance of disease of mind. Parlance, P-A-R-L-A-N-C-E, medical parlance of disease of mind. इसके साथ साथ मैं ये चाहती हूँ कि आप जो है ना एक क्वेश्चन को लिख के रखो और मैं आपसे ना इसका आंसर जो है वो वेडनेसडे को मांगूंगी. मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे पूरा आंसर लिख के ला के दोगे, बट आपको इसका आंसर मुझे बताना है. इसकी आंसर राइटिंग मैं आपको लिखवाऊंगी, बट आप जो है मुझे अपने आप से बताओगे कि आप अपने आप रफ एक आंसर लिख के आओगे कि अगर आप लिखते तो क्या लिख सकते थे. तो प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन दैट ऑन November 25 the accused was an employee. On November 25, the accused was an employee in railway. In Baroda. Comma, complained that he was not well. And came office late. Comma, he applied for a casual leave. And exercises that he got some urgent work. He applied for a casual leave and exercises that he got some urgent work. पहला पैराग्राफ ये कह रहा है कि एक एम्प्लॉई है जो कि रेलवे में है, बड़ौदा में. तो एक दिन वो ऑफिस लेट आता है. जब वो ऑफिस आते हैं तो कहते हैं कि तबीयत ठीक नहीं है और वो कैजुअली अप्लाई करता है कि अब उसको कोई अर्जेंट वर्क आ गया है. आगे लिखो, ही लेफ्ट ऑफिस एट 11:30 AM. 11:30 बजे वो ऑफिस आता है. ही लेफ्ट ऑफिस एट 11:30 AM. 10 बजे आया होगा, 11:30 बजे चला गया होगा. एंड केम बैक होम, और अपने घर वापस आ जाता है. At 1:40 p.m., he entered a house of a neighbor S. At 1:40 p.m., he entered a house of neighbor S and stabbed his daughter, who is 1.5 years old, with knife. And stab his daughter, who is
1.5-year-old with knife. अपने ऑफिस से वो 11:30 बजे चला जाता है, घर आ जाता है 1:40 पर वो सामने नेबर एस रहता है, उसके घर में एंटर करता है और चाकू से उसकी 1.5 साल की बेटी को जो है वो स्टैब कर देता है. क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ पे आओ. द चाइल्ड डाइड एट अराउंड 4 PM. The child died at around 4 PM. Accused after stabbing came back home, locked the door and sleep. Came back home, locked the door and sleep. अक्यूज जो है वो चाकू मारकर वापस आया. बच्चे की डेथ 4 बजे हुई. ऐसा हुआ होगा कि माँ बाप बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए होंगे, जो कुछ भी हुआ होगा. तो 4 बजे उसकी डेथ हुई. बट उस बीच में जब वो स्टैब करके गया, वो अपने घर गया, उसने अपने घर का लॉक जो है डोर जो है वो लॉक कर लिया और वो जाके सो गया. लेटर अक्यूज्ड वॉज अरेस्टेड. बीच की कहानी बता देती हूँ कि अक्यूज्ड ने नेबर की बेटी को क्यों मारा. क्योंकि अक्यूज्ड को ये शक था कि नेबर का जो है वो उसकी सिस्टर के साथ जो है वो कुछ चक्कर चल रहा है. समझ में आई बात? तो उसको ऐसा लगा कि वो मेरी सिस्टर के साथ जो है वो कुछ इलिसिट एडवांसेस शेयर कर रहा है, तो इसीलिए जो है उसने ये काम किया. आगे आओ. डिस्पाइट ऑल इंटेरोगेशन, इस बात को डिस्क्लेमर में लिख लेना कि ये जो है वो गया और ये स्टोरी हमें पता चली, ठीक है ना, कि अक्यूज्ड को ये शक था. तो अब जो है आप लिखो डिस्पाइट ऑल द इंटेरोगेशन द नाइफ कुड नॉट बी रिकवर्ड. इंटेरोगेशन हुआ बट नाइफ के बारे में पता नहीं चल पाया, ना ही वो मिला. He has concealed the knife in such a manner. He has concealed the knife in such a manner. And he never told where knife is. अब जब वो करके आया स्टैब, तो उसने चाकू को कहीं ऐसी जगह छुपा दिया कि सारी इंटेरोगेशन करने के बाद भी जो है उसने ये नहीं बताया कि चाकू कहाँ पे है. और ना ही पुलिस को चाकू मिला. समझ गए मेरी बात को? आगे चलो. When he was arrested, he was normal. जब उसको अरेस्ट किया गया वो नॉर्मल था. He gave normal answers to all the questions of the police. He was normal. He gave all the answers normally to the police. अब आपको इसकी मेडिकल हिस्ट्री बता देती हूँ. इनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है? इनकी मेडिकल हिस्ट्री ये रही है कि पास्ट में अक्यूज जो है वो अपने कलीग्स के साथ जो है वो अब्रप्टली बिहेव करता नज़र में आया था और कभी कभी उन पे जो है वो चीज़ें उठा के भी फेंक दिया करता था. 1 साल पहले साइकेट्रिस्ट ने उनको कहा था कि उनको सिम्टम्स हैं साइकोफेमिनिया के. बस आपको वर्ड लिखना भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बस आप समझ लो. 1 साल पहले जो है वो लोगों ने उनको कहा होगा कि तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो, तो वो साइकेट्रिस्ट के पास गया होगा. तो साइकेट्रिस्ट ने उनको बताया कि आपको सिम्टम्स हैं साइकोफेमिनिया के. बट उन्होंने ये कहा था कि ये क्योरेबल है, और उन्होंने ये कहा था कि ये जो डिजीज़ है ये क्योरेबल है. 1 साल पहले थे सिम्टम्स, पर अब 25 नवंबर तक वो नॉर्मल काम कर रहा था. 25 नवंबर को ये इंसिडेंट हुआ, तो अब कुछ टाइम से, जब से 1 साल से लेके अब तक 25 नवंबर तक वो नॉर्मल काम कर रहा था, उसको ऐसा कुछ नहीं हुआ था. एंड इनफैक्ट आफ्टर द इंसिडेंट, जब इंसिडेंट हुआ तो वो नवंबर में हुआ, इन द 3rd वीक ऑफ द दिसंबर ही अगेन शोड द सिम्टम्स ऑफ साइकोफेमिनिया.
25 नवंबर तक चीज़ें सही थी। इंसिडेंट के बाद 3rd वीक ऑफ दिसंबर में अगेन उनको सिम्टम्स नज़र में आए साइकोफेमेनिया के। राइट डाउन, यू हैव टू डिसाइड डिफेंस अंडर सेक्शन 22 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। You have to decide defense under section 22 of भारतीय न्याय संहिता। राइट, अब मैं आपको बता देती हूँ, आपके स्टडी मटेरियल में 2 मैक्सिम्स दिए हुए हैं। फ्यूरियस फोरो सब प्यूनिटर, अ मैड मैन इज पनिश्ड बाय हिज मैडनेस ओनली। दूसरा दिया हुआ है फ्यूरियस न्यूले वॉलंटस एस्ट, देयर इज नो फ्री विल ऑफ द मैड मैन। और मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि आपको अपना स्टडी मटेरियल पढ़ना है, कि आप ये 2 मैक्सिम पढ़ेंगे, आंसर को लिखने की कोशिश करेंगे कि इसका आंसर जो है वो क्या हो सकता है, क्या क्या आपको लिखना है। आप जो है अपने स्टडी मटेरियल में से दया भाई, छगन भाई का केस और सारे केसेस पढ़ के लिखेंगे। मैं तो आपको लिखवाऊंगी, बताऊंगी भी केसेस, पर आप जो है 3-4 दिन जो है इसको पढ़ेंगे और फिर इसका आंसर लिखेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है बेटा, ये एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो यूजुअली स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि मैम इसका आंसर कैसे लिखना होता है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है आंसर राइटिंग के लिए, कि जब भी आपके पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है कि ऐसे फैक्ट्स दिए हुए हैं और आपको करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, आपको इश्यूज फ्रेम करने होते हैं। सबसे पहले आपको इश्यूज फ्रेम करने होते हैं। और उससे भी पहले आपको जो है यू हैव टू हिट दी कोर। व्हाट इज हिट दी कोर? हिट दी कोर का मतलब होता है कि आपको बता दिया कि आपको डिसाइड करना है सेक्शन 22 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से। तो आप जो है सबसे पहले बताओगे कि व्हाट सेक्शन 22 ऑफ भारतीय न्याय संहिता इज टॉकिंग अबाउट। आप बताओगे कि वहां पर कब अक्यूज को जो है वो पनिशेबल माना जाता है, कब नहीं माना जाता है। फिर आप इशू फ्रेम करोगे कि इशू क्या है। इशू ये है कि ही कमिटेड वन क्रिमिनल एक्ट। नाउ द इशू इज दैट वेदर ही विल गेट डिफेंस अंडर सेक्शन 22 ऑफ भारतीय न्याय संहिता और नॉट, दिस इज द इशू। उसके बाद जो है यू विल हैव टू डिस्कस द लॉ पॉइंट। उसके बाद आपको लॉ पॉइंट डिस्कस करना है। और लॉ पॉइंट आप कैसे डिस्कस करोगे? आप डिस्कस करोगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसिक्यूशन पे होता है, पर ऐसे केसेस में लॉ प्रिज्यूम करता है कि वो सेन है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होकर अक्यूज पे आ जाता है। तो इन केसेस में जो है वो 105 जो है वो 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पिक्चर में आ जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अपने हिसाब से देख लेना। और ना वो हमें कहता है कि अब जो है बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज पे है, कि अक्यूज प्रूव करेगा कि ये एक्ट जो मैंने किया है ये जर्नल एक्सेप्शन में फॉल करता है और मुझे जो है वो डिफेंस मिलना चाहिए। उसके बाद आप जो है वो एक्सप्लेन करेंगे लॉ पॉइंट को। सबसे पहले तो आप बताएंगे कि ये लॉ पॉइंट है, बर्डन ऑफ प्रूफ और ये सब, और फिर अब जो है आप लॉ पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। और लॉ पॉइंट को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? लॉ पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे फैक्ट्स के साथ, कि जब उसने एक्ट किया तो सेक्शन 22 कहता है कि एक्ट जो है वो जब उसने किया तो वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड होना चाहिए, इनकैपेबल होना चाहिए, कॉन्ट्रेरी टू लॉ जो है वो होना चाहिए, वो नहीं उसको पता होना चाहिए। आप ये सारे लॉ पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे फैक्ट्स के साथ। और उसके बाद जो है आप करेंगे एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड। और अगर मुझे आप लोगों के आंसर उस दिन ऐसे नहीं मिले ना, तो आप देखना एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड। और ये जुडिशियल माइंड किसका है? आपका, क्योंकि आप जज है ना।
आप आंसर लिख रहे हैं ना, आपको मिला है ना, तो आप जो है वो अपना दिमाग लगाएंगे और बताएंगे कि अब की ऊपर के फैक्ट्स ये थे, जिसे हम ये भी कह देते हैं अप्रेजल ऑफ द फैक्ट्स। अप्रेजल ऑफ द फैक्ट्स, कि फैक्ट्स को देखते हुए अब हमें क्या लग रहा है कि इसको जो है वो डिफेंस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। देन यू हैव टू डू दी अप्रेजल ऑफ द फैक्ट्स, कि ठीक है इसका काम ये था तो हमें लगता है ये फॉल करेगा नहीं करेगा, और उसके बाद फिर आप जो है वो कंक्लूड कर देंगे लास्ट में कि क्या इसको एक्विटल होना चाहिए, क्या इसको जो है वो कन्विक्शन होना चाहिए, क्या इसको जो है वो क्या होना चाहिए। लास्ट में आप बता देंगे दैट अकॉर्डिंगली डिफेंस शुड बी गिवन और नॉट, डिफेंस शुड नॉट बी गिवन, डिफेंस शुड बी गिवन। तो बस आप एक लाइन में जो है वो कंक्लूड कर देंगे, और कहीं पे भी आपको ऐसे हेडिंग नहीं बनानी है, कंक्लूजन, इश्यूज, अप्रेजल ऑफ द फैक्ट, ये सब लाइन में चलेगा। अब आपको जो है वो क्वेश्चन तो मिल गया है, यू हैव गॉट द क्वेश्चन, आपके पास इतना टाइम है, आप अपनी डायरेक्ट से आप अपने स्टडी मटेरियल से पूरा का पूरा जो है वो सेक्शन 22 रीड करेंगे, और उसके बाद आप एक सुंदर आंसर लिख के लेके आएंगे, और फिर मैं आपको जो है वो आंसर डिक्टेट कराऊंगी। बट जब तक आप एक एक बच्चा जो मुझे आंसर सबमिट नहीं कर देगा, तब तक मैं आपको इसके आंसर का डिक्टेशन नहीं कराऊंगी। तो ये आपका कलेक्टिवली है कि सबसे पूछ लो भाई तूने लिख लिया, वरना मैं डिक्टेट नहीं कराऊंगी, राइट? क्योंकि ये आपको बहुत मदद करने वाला है। और उस दिन मैं आपको एक क्वेश्चन और दूंगी कि ठीक है ये वाला क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएंगे, राइट? और आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? आगे आ जाइए, अब आप आ जाइए 23 पे। कम टू सेक्शन नंबर 23। बात करता है एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। मार्क कर लो सबसे पहले, वो इनकैपेबल है कुछ भी समझने के लिए, क्यों? क्योंकि वो क्या है, इंटॉक्सिकेटेड है, और वो कैसे हुआ है, अगेंस्ट हिज विल। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट। वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा कब, जब आप कोई एक्ट कर रहे हो और आप जो है वो क्या हो, इंटॉक्सिकेटेड हो, इनकैपेबल हो चीज़ों को समझने के लिए। जो आप कर रहे हो वो रॉन्ग है या कॉन्ट्रेरी टू द लॉ है। प्रोवाइडेड कब, दैट द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वॉज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज अगेंस्ट हिज विल। पर बेटा ये डिफेंस आपको सिर्फ तभी मिलेगा जब ये चीज़ आपके परमिशन के अगेंस्ट योर विल और अगेंस्ट योर नॉलेज हुई है। आपको पता ही नहीं था, किसी ने आपको पानी में ये कहा कि कोको कोला और आपको पिला दिया, और कोई आप पीने से मना करे हो क्योंकि ज़बरदस्ती आपको पिला रहा है, और तब अगर आपसे कोई एक्ट हो गया है तो आपको जो है वो 23 में डिफेंस मिल सकता है। और हम इसे कहते हैं इनवॉलेंटरीली इंटॉक्सिकेशन। इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन। अब आगे आओ, 24 को रीड करो। ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके आगे लिख लो, ये कहता है वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन। वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन। और अब मैं आपको इसको चीज़ें समझा देती हूँ कि ये कहानी आपको क्या बता रहा है। ये कहानी आपको बता रहा है दैट इन केस वेयर एन एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट। मार्क कर लो इसको, एक्ट ऑफेंस नहीं है, पर कब हुई है, जब आपको नॉलेज है या आपकी इंटेंशन है। हु डज द एक्ट इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन शैल बी लाइबल। मार्क कर लो, वो लाइबल माना जाएगा। टू बी डेल्ट विद एज इफ ही हैड द सेम नॉलेज एज ही वुड हैव हैड बीन नॉट बीन इंटॉक्सिकेटेड। उसे जो है वो लाइबल माना जाएगा, उसी तरह से ये मान लिया जाएगा कि वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं था। अनलेस, अब इस अनलेस को मार्क कर लो, थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वॉज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और
अब ये बात तो वही वाली बात आ गई जो ऊपर लिखी थी, ये तो वही वाली बात आ गई जो ऊपर लिखी थी। तो अब हम कह रहे हैं इस अनलेस को जो है वो आप मार्क कर लो। ये अनलेस का तो वही वाला पार्ट है कि अगर मतलब आपने कोई एक्ट जो है वो किया है और उसमें जो है आप इंटॉक्सिकेशन आपको किया है अगेंस्ट योर विल एंड विदाउट योर नॉलेज, तो आप लाइबल नहीं हो। बट अगर आपने कोई लिकर अपनी वॉलंटरी परमिशन से पिया है और तब अगर आपने कोई एक्ट कर दिया है तो आप क्या हो, लाइबल हो। और मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन के कुछ पॉइंट्स हैं कि आपने इतना आपका जो है वो ड्रंक का स्केल हाई है कि आप इनकैपेबल हो, तो भी आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं जो है वो कैपेबल नहीं था जानने के लिए। और ये केस टू केस डिफर करता है। बड़े सारे केसेस में ऐसा भी हुआ है कि आपने वॉलंटरीली बहुत पी रखी है बट आपका कंडक्ट ये दर्शाता है कि आप जो है वो कैपेबल हैं चीज़ों को जानने के लिए, तो आपको जो है वो इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस नहीं मिलता है। मतलब कुल मिला के वो आपको एक छोटी सी बात बता रहा है कि अगर किसी पर्सन ने वॉलंटरीली ड्रिंक की है तो चाहे कुछ हो जाए वो क्या होगा, लाइबल होगा। बट जब उसको उसकी मर्जी के अगेंस्ट पिलाई गई है, उसको नॉलेज में नहीं है, तब वो लाइबल नहीं होगा। इतनी सी बात समझ लो। और आपके स्टडी मटेरियल में एक मैगजीन दिया हुआ है बहुत अच्छा, पेज नंबर 58 पे, क्वी पी कैट एबीरियस लिविट सोब्रियस, लेट हिम हु सिंस व्हेन ड्रंक बी पनिश्ड व्हेन ही इज सोबर। उसने कोई काम तब किया है जब उसने ड्रिंक किया हुआ है, तो जब वो सोबर है, उसकी जो चढ़ी हुई उतर गई है, तो उसको जो है वो क्या करो, पनिश करो। राइट, प्लीज टेल मी अंडरस्टूड। अब मैं आपको इसमें ना डिफरेंस बताती हूँ। 23 का एक केस है, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड, BEARD, बियर्ड। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का ये डिसीजन है और ये 1920 का केस है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का ये डिसीजन है और ये 1920 का केस है। इस केस में क्या हुआ था कि एक प्रिजनर जो है उसने 13 साल की लड़की को जो है वो रैविश कर दिया था, उसके साथ रेप कर दिया था। और वो चिल्लाए नहीं, इसीलिए उसके माउथ पर जो है वो फिंगर्स रख दी थी और उसका थंब जो है वो उसके नेक पे रखा गया था, जिसकी वजह से जो है उसकी डेथ हो गई थी, दम घुटने की वजह से, सफोकेशन की वजह से। और उसने जो है वो डिफेंस लिया कि मैं ड्रंक था। उसने डिफेंस लिया कि मैं ड्रंक था। नो मैटर व्हाट, आप ड्रंक थे, ठीक है, बट उस वक्त आप कैपेबल इनफ थे चीज़ों को समझने के लिए। कैपेबल इनफ कैसे थे कि वो चिल्ला रही थी तो आप समझ पा रहे थे ना कि ये चिल्लाएगी तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो उस वजह से उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर जो है उसको जो है मर्डर के लिए लाइबल किया गया। और अब आप एक बारी 24 का और समझ लीजिए कि आप सिर्फ इतनी सी बात समझिएगा, 24 जो है वो बेटा कुछ नहीं है, 24 जो है वो एक पार्शियल डिफेंस है। 23 तो फुल डिफेंस है, दैट यू हैव डन समथिंग अगेंस्ट, समवन हैज गिवन यू लिकर अगेंस्ट योर विल विदाउट योर नॉलेज। तो 24 जो है वो पार्शियल डिफेंस है। इंटेंशन यहाँ पे बेटा आपकी नहीं देखी जाएगी, यहाँ पे आपकी नॉलेज देखी जाएगी। 24 में आपकी इंटेंशन नहीं देखी जाएगी, आपकी नॉलेज देखी जाएगी। अगर आप ड्रंक हैं और आप कॉन्सिक्वेंसेस को समझ रहे हैं, नो मैटर व्हाट यू विल बी पनिशेबल फॉर द ऑफेंस। नो मैटर व्हाट यू विल बी पनिशेबल फॉर द ऑफेंस। और इसका एक केस है,
हाँ समीर, अगर आप प्रोसिक्यूशन ना कोर्ट में प्रूव कर देता है कि इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन है, पर फिर भी जो है वो सामने वाला समझ पा रहा है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द एक्ट, तो वो पनिशेबल होगा ही होगा। इस बात को आप समझ लो, इस बात को आप समझ लो। हमेशा इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन डिफेंस नहीं हो सकता, ये जो है फैक्ट्स पर डिफर करेगा बेटा, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। राइट डाउन वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू। वासुदेव, BASDEV, वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू। पेप्सू, PEPSU, पेप्सू। इस केस के ना फैक्ट्स बड़े अच्छे से थे। इस केस के फैक्ट्स ऐसे थे कि शादी में गया था, उसने जो है अपनी मर्जी से पी रखी थी, और उधर ना वो कुर्सी पे उनके झगड़ा हो गया कि कुर्सी पे कौन बैठेगा, तो भतीजा या भांजा कोई बैठा हुआ था, तो उसने कुर्सी खाली नहीं की, इसको गुस्सा आ गया, इसने गोली चला दी। और इसने डिफेंस लिया कि मैं तो टॉक्सिकेशन है मुझे। तो क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फिर कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे इशू की थी कि भाई ना क्या कहते हैं कि अगर आपकी ड्रंकन कैपेसिटी ऐसी है कि आप नहीं समझ पा रहे हो तो बात अलग है, बट अगर ऐसा कुछ है कि यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मतलब आप इस बात को समझो कि आप ड्रंक हो और आपको पता है कि वो कुर्सी से नहीं उठ रहा, आपको गुस्सा हो रहा है, आपने गोली चला दिया, तो आप समझ तो पा रहे हो ना व्हाट यू आर डूइंग इज़ रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू द लॉ। तो बस यही बात आपको समझनी है। और मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि हम इसकी बहुत सारी डिक्टेशन करने वाले हैं, 84 की, 85 की, 86 की, मतलब 22 की, 23 की और 24 की। हम बहुत सारी डिक्टेशन करने वाले हैं, 1 से 1.5 क्लास जो है वो डिक्टेशन में ही जाएगी, ठीक है ना। तो आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। तो इसकी डिक्टेशन जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, तो हम इसकी डिक्टेशन जो है वो बहुत डिटेल में करेंगे। क्लियर। अब जो है आप आगे आ जाओ। अच्छा, मुझे ना मैं आपको पहले एक चीज़ समझा देती हूँ कि मुझे जो है वो आपको वो भी समझाना है, व्हाट इज़ प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, व्हाट इज़ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो आप समझते हो ये सब चीज़ें क्या होती हैं। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हमेशा क्रिमिनल में होता है कि आपको जो है हर चीज़ देख के चलनी है। 1% भी अगर डाउट कहीं रह जाता है ना, तो अक्यूज को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, एक्विट कर देते हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं कि तो आपको क्रिमिनल केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ता है। एक भी अगर चांस जो है वो प्रोसिक्यूशन आंसर नहीं कर पाया, फंस गया कहीं, तो हम वो फ़ायदा जो है वो अक्यूज के लिए होता है कि ये बात प्रूव नहीं कर पाया। बिल्कुल, आरुषि तलवार का केस एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है। आरुषि तलवार के केस में जो है, अब वो तो भगवान ही कोई पता है कि क्या कहते हैं, या आरुषि तलवार को पता है कि उसका मर्डर किसने करा था, या उसके सर्वेंट हेमराज को पता है कि उनका मर्डर किसने किया था। तो इट्स अ वेरी गुड केस ना, कि जो है मतलब कि अब तो उसके पेरेंट्स को जो है वो एक्विटल हो चुका है। हालांकि जिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने उसमें जजमेंट दी थी, और जब उसकी जजमेंट को चेंज कर दिया गया था तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे। तो नाम नहीं लूँगी मैं उनका, बट ही इज़ अ वेरी नोन टू मी। और उन्होंने कहा कि मेरे को बहुत लगा कि मतलब सामने कोई चीज़ इम्प्लाइड है, सब कुछ है, और फिर आप ऐसा करे हो, जब घर में इतने लोग हैं, घर अंदर से बंद है, तो और ही कौन ही आके मार मार के जाएगा। और इस केस में बड़े सारे लूप होल्स थे जो ना मतलब कि बड़े ऐसे थे कि आपको जो है पहले दिन तो आपने पूरा घर छान मारा, आपको जो है वो गोल्फ स्टिक मिली नहीं, दूसरे दिन आपको जो है वो गोल्फ स्टिक मिल रही है, पहले दिन आपको बेटी की बॉडी मिली है, दूसरे दिन आपको सर्वेंट की बॉडी मिली है। तो इट्स लाइक छत पे टंकी में, ठीक है, वाटर टैंक में। तो हम कहते हैं कि कभी कभी ना कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करने पड़ते हैं। अगर आप नहीं करो, कुछ केसेस नहीं, हर क्रिमिनल केस, अगर आप बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं कर रहे हो तो वो उसका फ़ायदा जो है वो अक्यूज को दिया जाता है। बट हम कहते हैं कि सिविल में हमेशा आप प्री पॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ के उससे केस जो है वो प्रूव करते हो। मतलब कि आपको प्रूव करना है कि अगर आपके बेशक पॉइंट्स लेस हैं, बट अगर आपने प्रूव कर दिया कि ये जो फैक्ट है, और आपने अपने फैक्ट को जो है वो कर दिया, फॉर एग्जाम्पल कि मर्डर हुआ, आप पे मर्डर का चार्ज लगा हुआ है, और ऐसा माना जा रहा है कि आपकी और सामने वाले की एनिमिटी है। आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अब ये चीज़ पढ़ोगे, और
आपकी एनिमिटी है और ना सामने वाले की फैक्ट्री में जो है ना वो आग लग गई है और उसी टाइम ना आप जो है तुरंत ही भाग गए हो और ना आपका फ़ोन जो है वो अनरीचेबल आ रहा है, तो ये कह रहे हैं कि इसकी मेरे से दुश्मनी है, इसने आग लगा दिया। और ना बट अब आप ये कह रहे हो कि भाई जब आग लगी तब मैं दिल्ली में था ही नहीं, तब मैं पानीपत में बैठा था, और आपने वो फैक्ट को प्रूव कर दिया। तो अब आपने केस को प्री पॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी से प्रूव कर दिया, बेशक चाहे कुछ भी ऐसा हो। समझ में आ रही है आपको बात? तो हम कह रहे हैं अगर आपने एक पॉइंट भी प्रूव कर दिया है, प्ली ऑफ एलिबाई जिसे हम बोलते हैं, दैट व्हेन ऑफेंस वाज डन यू वर नॉट देयर। समझ में आ रही है आपको बात? तो सिविल में चीज़ें इस तरह से चलती हैं, और जब हम आंसर राइटिंग करेंगे तो हम इन चीज़ों को जो है वो अच्छे से जो है वो डील करेंगे। और आप एक क्रिमिनल लॉ का कार्डिनल प्रिंसिपल समझ लेना, दैट एक्ट इज़ प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट अनलेस ही इज़ प्रूवन गिल्टी। और ये एक बहुत बड़ी कहानी है। जब मैंने आपको ऐसे लिखने दिया था मीडिया ट्रायल पे, तो आपको पता है कि मीडिया ट्रायल क्यों एक बड़ा हानिकारक है? मीडिया ट्रायल इसलिए बड़ा हानिकारक है कि ना कि अभी जज साहब ने कुछ उसको अक्यूज बनाया भी नहीं है, अभी तो उस पर चार्ज लगे हैं, पर जो है मीडिया उसको क्या बना देती है? अक्यूज बना देती है। और मुझे जो है कहना नहीं चाहिए, बट आज हमारे देश में जो है इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है दैट ऑन लेटेंट शो पे, ठीक है? तो इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो ना अब कल रात को मैं देख रही थी, मैंने कहा आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद द पीपल, कि इफ़ आई सी आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी वन, मैं तो किसी के फेवर में नहीं हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कोई शो एग्जिस्ट भी करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बट अब इतना हुआ तो मैंने सोचा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि चलो देखते हैं। बट आई नो रणवीर के मैंने जो है वो कुछ पॉडकास्ट देखे हैं, ठीक है? तो अब मुझे नहीं पता था, बट वो जितनी भी मतलब वल्गैरिटी और यू शुड से एनीथिंग, बट ना अब जो है आज आते आते ही तो मैं देख रही थी, तो किसी ने पोस्ट किया हुआ था कि आप जो है वो अपूर्वा का तो रिप्लाई सुन रहे हो, बट शुरू तो जो है वो कंटेस्टेंट ने किया था, उसने पोक किया तब उसने रिप्लाई दिया, मतलब इस तरह से समथिंग लाइक दैट। तो अब ना ये बहुत लंबा मीडिया ट्रायल चलेगा, देखना आज के इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर में जो है इस पे ही इतना बड़ा आर्टिकल आया हुआ था। एंड आई वाज लाइक कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें लीस्ट बॉदर्ड होनी चाहिए। देश में इतना कुछ चल रहा है, ये दिस इज ये तो फिर वही वाली बात आ गई कि आप अपने आप ही चीज़ों को जो है वो इंपॉर्टेंस दे रहे हो, इसलिए चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं। जैसे कि मीम आया हुआ था, उदित नारायण जी कह रहे हैं चलो तुमने रणवीर भाई मुझे बचा लिया। उदित नारायण की उदित नारायण की इतनी कंट्रोवर्सी के बाद। तो 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 इसलिए ना अब आप मुझे बताओ कि आई डोंट थिंक कि क्या कहते हैं कि ये सब इश्यूज जो है वो डिस्कस करने के हैं। आई डोंट थिंक सो, ठीक है ना? बट फिर भी चलो होते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब हम यही बात कह रहे हैं कि हम इसी को रिलेट करके पढ़ रहे हैं कि लॉ ये कहता है कि अक्यूज को आप तब तक इनोसेंट मानोगे जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मीडिया ट्रायल का, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, मर्डर किया, आज तक जो है ये एक मिस्ट्री है। बट उसकी जो गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती, तो अब जो है उसको इस तरह से बना दिया गया कि मतलब मीडिया ट्रायल ही तो था ना, वो तो भगवान को ही पता है, अगेन सुशांत को ही पता है कि अब उसको उसने मारा या उसकी वजह से किया या क्या किया क्या नहीं किया। तो वो हम कहते हैं कि क्रिमिनल केस में आपको केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट तक प्रूव करना है, नहीं किया है तो कि उसको बेनिफिट मिलेगा। सिविल में आपको प्री पॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी से जो है वो चीज़ों को प्रूव करना है। समझ में आई आपको बात? कि और क्या होता है कि प्री पॉन्डरेंस पर प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि आप कुछ सर्कमस्टांसेस प्रूव कर दो, बाकी जज साहब अपने आप दिमाग लगा लेंगे। तो कुछ सर्कमस्टांसेस आप क्या प्रूव कर दो? आप मेरे को बताओ, किसी ने आप पे क्रिमिनल का चार्ज लगा दिया कि आपने जो है वो मर्डर किया है, आप कह रहे हो कि भैया जिस दिन मर्डर हुआ है तुम कुछ भी ले आओ, चाहे देखो मैं सीसीटीवी निकालता हूँ रेलवे स्टेशन की, मेरी टिकट देखो, सब कुछ देखो, तो कैसे होएगा? समझ रहे हो मेरी बात को? तो हम कह रहे हैं कि आपने सर्कमस्टांसेस जो है वो इस तरह से प्रूव कर दिए कि बाकी जज साहब जो है वो अपने आप दिमाग लगाएंगे। चलिए आगे आइए अब। तो आई होप आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर है। अब आप आइए 25 पे। अभी मैं आपको फिर बता रही हूँ कि अभी हमें इसमें बहुत डिक्टेशन करना है, अभी हमें इसमें बहुत सारे केसेस और पढ़ने हैं, तो अभी आप उनको जो है होल्ड पे रख के चलिएगा। मैं आपको फिर बता रही हूँ 22, 23 और 24 अभी मेरी तरफ से ख़त्म नहीं हुआ है। 23, 22, 23 और 24 अभी मेरी तरफ से ख़त्म नहीं हुआ है। अ लॉट ऑफ डिक्टेशन, अ लॉट ऑफ आंसर राइटिंग। चलिए आइए रीड कीजिए 25 को। रीड 25। Act not intended at not known to be likely to cause death or grievous hurt. Please read it. Please read it.
और सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी कॉपी में ना कुछ चीज़ों को समझो। इससे पहले मैं 25 पे आऊँ, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ कि हमने आपको बताया कि हम जर्नल एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, और जर्नल एक्सेप्शन हम जब भी पढ़ते हैं तो हमने आपको बताया कि जर्नल एक्सेप्शन जो है वो वाली बात करें कि जब आपका क्रिमिनल इंटेंशन और आपकी जो है वो नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि कब जो है आपका एक्ट जो है वो नहीं माना जाएगा ऑफेंस। तो हम कहते हैं कि हमारे पास सबसे पहली कैटेगरी आती है प्रिविलेज्ड एक्ट की। कभी कभी आपके पेपर में जो है वो सवाल आ जाता है। हमने कहा कि हम जनरल एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, और जनरल एक्सेप्शन में व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन और यू कैन से नॉलेज, तो आपका एक्ट जो है वो लाइबल नहीं है। तो आप मेरी बात को समझो, प्रिविलेज एक्ट में फॉल करता है सेक्शन 15 एंड सेक्शन 16 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। और प्रिविलेज एक्ट क्या था? 15 बात किस बारे में कर रहा था? जज। और 16 बात कर रहा था हैंगमैन वाले सेक्शन की, कोई ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के थ्रू जो है वो हो रहा है, ठीक है। आप इस बात को जो है वो ध्यान में रखेंगे। अब उसके बाद जो है हम एक और बात करते हैं कि मिस्टेक को तो हम साइड में ही करके चल रहे हैं। मिस्टेक इज मैं लिख भी देती हूँ कि मिस्टेक भी तो ऐसा ही है ना कि जब आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, बाउंड बाय लॉ एंड जस्टिफाइड बाय लॉ, तो दैट इज 14 एंड 17 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। अब हम कह रहे हैं व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ विल, जब आपकी विल नहीं है, व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ विल, तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो किस में फॉल करेगा? व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ विल इन यू कैन से 20 एंड 21। ट्वेंटी एंड 21 जिसे हम इनफैंसी एंड इमैच्योरिटी कह सकते हैं। इनफैंसी हो गया ना 7 साल से नीचे भी, तो इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? इनफैंसी एंड इमैच्योरिटी, और एब्सेंस ऑफ विल में सेक्शन 22 भी तो फॉल कर सकता है, इंसैनिटी, जब कहीं आपकी विल नहीं है, इंसैनिटी, और एब्सेंस ऑफ विल में बच्चे इंटॉक्सिकेशन भी तो फॉल कर सकता है। इंटॉक्सिकेशन, अब आप आगे आ जाओ कंसेंट पे। नेसेसिटी वगैरह वाले में भी सब वो फॉल कर सकता है कि जब जो है आपका क्या नहीं है, आपका जो है आपको योर लाइबिलिटी विल नॉट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एक्ट, एक्सीडेंट है, इंसैनिट एक्सीडेंट है, नेसेसिटी है, ये सब मैं आपको ये एक पर्टिकुलर बता रही हूँ जो अपने वर्ड्स के नाम से जाने जाते हैं। प्रिविलेज एक्ट, मिस्टेक, एब्सेंस ऑफ विल इन केसेस में हो सकता है। अब हम आ जाएंगे कंसेंट पे। अब हम आ जाएंगे कंसेंट पे। 25 से 30 जो है वो कंसेंट के बारे में बात करता है, और ये बहुत ईजी है। 25 से 30 जो है वो कंसेंट के बारे में बात करता है, और ये बहुत ईजी है। तो अब आप 25 को पढ़ो। 25 क्या कह रहा है? एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, इट इज फेमसली नोन एज वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया। सेक्शन 25 is famously known as
जो आप टॉट्स में पढ़ेंगे, वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, जब आप खुद ही किसी काम की कंसेंट दे देते हैं, मैच देखने जा रहे हैं, क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं और बॉल आके लग गई, तो अब ये नहीं कह सकते बॉल आके लग गई, खुद ही गए थे तुम देखने के लिए। और टॉट्स में इन्हें आप बहुत इंटरेस्टिंग तरह से पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं कि एक्ट जो हुई है ना ही तो इंटेंशन है और ना ही पता है कि वो डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज कर सकती है, बट आपने इसमें क्या दिया है, कंसेंट दिया है। अब मैच देखने जा रहे हो, क्या पता सर पे बॉल लग जाए, डेथ हो जाए, तो अब उसको पकड़ पकड़ थोड़ी ना लोगे, क्यों गए थे देखने, मत जाते, वो टर्म्स एंड कंडीशंस पीछे लिखी होती हैं। तो कह रहे नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट एंड विच इज नॉट नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। अब विराट कोहली को क्या पता कि वो छक्का मारेगा तो सर पे बॉल जाके आयुषी के लग जाएगी। अब आयुषी तो मैच देखने अपनी कंसेंट से गई है ना, तो अब अगर सर पे बॉल लग गई है विराट कोहली से, तो विराट कोहली को जो है वो शुरू कर दोगे कि मेरा इसके घर वाले की भाई मर्डर हो गया, चलो जी, ग्रीवियस हर्ट हो गया, चलो जी, नहीं ना, खुद ही कंसेंट दी थी ना तुमने मैच देखने के लिए, तो बस साफ सीधी सी बात है। आओ आगे। और भी इंटेंडेड दी डूअर एनी सच पर्सन अबव व्हाट 18 ईयर्स ऑफ एज। अब ये कंसेंट किसने दिया है, जिसकी एज जो है वो कितनी है, 18 साल से ज़्यादा है। और हु हैज़ गिवन कंसेंट वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड टू सफ़र दी हार्म बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इज़ मेड लाइकली टू कॉज सच पर्सन हु हैज़ कंसेंटेड टू टेक रिस्क ऑफ दैट हार्म। तो यहाँ पर जो ये कंसेंट दी है, ये पर्सन 18 साल से अबव है। जैसे कि जब रेसलिंग करते हैं, हमें पता होता है ना कि रेसलिंग में तो हमें चोट लग सकती है। अब आप 18 साल से ज़्यादा और आप ये सब में परमिशन दे रहे हो और चोट लग गई है, तो फिर अब सामने वाले की कोई गलती नहीं है। हाँ, पर तब जब हो सकता है जब उसने जानबूझ के कहीं ऐसे आपको मारा हो जब कि उसको पता है कि यहाँ पे मारने से ऐसा होगा, या फिर आपने पहले बताया ही हुआ है कि यहाँ पे नहीं मारना है, आपने रूल बुक में कहीं लिखा हुआ है और फिर भी आपने मार दिया है, तब चलिए। हाँ, इसमें सब कुछ आता है और तभी तो कह रही हूँ इलस्ट्रेशन पढ़ो, रीड इलस्ट्रेशन। तुम्हारा ये एग्जाम्पल है, पढ़ लो। ए एंड जेड एग्री टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट। अब ये वो वाला पार्क नहीं है आपका अम्यूजमेंट पार्क। ए और जेड ने जो है वो अग्री किया कि वो लोग क्या करेंगे, फेंस करेंगे, तलवारबाजी। लिख लो, फेंस का मतलब होता है तलवारबाजी। विंध्या और कुशाग्र कह रहे हैं कि हम तलवारबाजी करेंगे। दिस अग्रीमेंट इम्प्लाइज द कंसेंट सफर हार्म। दोनों को पता है कि अगर कहीं तलवार लग गई ना तो जयराम जी की हो जाएगी, बट फिर भी जो है वो करने के लिए तैयार हैं। विच इन कोर्स ऑफ सच फेंसिंग मे बी कॉज्ड विदाउट फाउल प्ले। अब फाउल प्ले कुछ नहीं है पर लग सकती है। इफ ए वाइल प्लेइंग फेयरली, अब विंध्या फेयरली प्ले कर रहा था पर उसने जो है कुशाग्र को क्या कर दिया, हर्ट कर दिया, तो ए कमिट्स नो ऑफेंस। तो विंध्या ने कोई ऑफेंस नहीं किया। बस इतनी सी कहानी है। आ जाओ 26 पे, पढ़ो 26 को। 26 कहता है एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन बेनिफिट। कंसेंट दी गई है गुड फेथ में प्लस पर्सन के बेनिफिट के लिए। गुड फेथ में दी गई है और पर्सन के बेनिफिट के लिए दी गई है। क्या कहते हैं वो, nothing which is not intended to cause death is an offense by reason of any harm this known doer likely this in good faith he has given consent expressed to suffer harm or risk of that harm। कुछ नहीं है, इलस्ट्रेशन को पढ़ लो, आपको सेक्शन समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सामने वाले ने खुद ही कंसेंट दिया, उसके बिहाफ पे कोई और कंसेंट नहीं दे रहा है, पर्सन ने खुद ही कंसेंट दिया है, गुड फेथ में दिया है। एक सर्जन है, उसको पता है कि एक ऑपरेशन जो है वो डेथ कॉज कर सकता है, who suffers under a painful complaint but not intending to cause Z's death and intending in good faith for Z benefit perform that operation on Z with Z's consent. A has committed no offense. ऐसे होने लगा तो फिर कोई ऑपरेशन ही नहीं करेगा, ठीक है ना। चलो अब 27 पे आओ। और आप ना इधर दो वर्ड हमेशा बेटा याद रखेंगे, मैंने दोनों वर्ड बोर्ड पे लिख दिए हैं, गुड फेथ एंड पर्सन बेनिफिट। अगर कहीं पे भी गुड फेथ मिसिंग है और पर्सन का बेनिफिट मिसिंग है तो आप लाइबल हो सकते हो।
अब यहाँ पे ना ना तो आपका गुड फेथ है ना आप पर्सन का बेनिफिट है, आपने सामने वाले का ऑपरेशन करके किडनी निकाल ली तो अब आप लाइबल हो सकते हो। अब आपको आईफोन खरीदना है तो आपने किडनी निकाल ली, आप डॉक्टर हो, हालांकि डॉक्टर तो इट्स लाइक आज की डेट में सबसे रिचेस्ट पर्सन है। चलो दे आर, ये कुछ ऐसा कर रहा था स्पार्क टाइप। चलो आओ 27, यहीं पे मेरा महाकुंभ हो जाता अभी। चलो 27 पे आओ। Act done in good faith for benefit of child or person of unsound mind or consent or by consent of guardian। अब देखो फर्क देखो, प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। पहले वाले में सामने वाले ने खुद कंसेंट दिया है कि वो हार्म सफ़र करने के लिए तैयार है। ये कब, ये वो वाले केसेस हैं जब जो है मतलब कि आप ये मैच देखने जाते हो, फाइटिंग वगैरह कर रहे हो, तलवारबाजी कर रहे हो। दूसरे वाले में जो है वो कंसेंट आपने दी है बट सामने वाले ने जो भी आपको बताया आप गुड फेथ में कर रहे हो, डॉक्टर भी गुड फेथ में कर रहा है और आपने कंसेंट लेके करा है पर्सन के बेनिफिट के लिए। अब जो आपका 27 है ना, वो 27 बात कर रहा है कि यहाँ पर कंसेंट जो है ना वो आप ले रहे हो सामने वाले से, पर कंसेंट जो है वो कौन दे रहा है, गार्जियन दे रहा है। और कंसेंट बेटा गार्जियन कब दे रहा है, क्योंकि वो चाइल्ड का बेनिफिट चाहता है या कोई जो पर्सन है वो इनसेन है, अनसाउंड माइंड का है। तो यहां पर कंसेंट ऑफ गार्जियन, डिफरेंस है हर चीज में। पहले गार्जियन पिक्चर में नहीं आया था, यहाँ पे गार्जियन की कंसेंट है, चाइल्ड का बेनिफिट है या इनसेन पर्सन का बेनिफिट है। सेक्शन को रीड करो। Nothing which is done in good faith for the benefit of a child under 12 years of age। तो बस इसको मार्क करो। पहले था जो कंसेंट दे रहा है वहां पर 18 साल से अबव है। अब यहाँ पर आप जो है कंसेंट दे रहे हो किसके लिए, जो बच्चा जो है वो कितने साल से कम का है, अंडर 12 ईयर्स, अंडर 12 ईयर्स। और वो कह रहा है या साउंड माइंड का है। अब कंसेंट दिया गार्जियन ने, हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ दैट पर्सन, मार्क करो उस गार्जियन के पास उस बच्चे का लॉफुल चार्ज है। इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय द डूअर और डूअर दिस 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 दिस। तो हम कह रहे हैं कि ये सब चीजें ऑफेंस मानी नहीं जाएंगी अगर आपने जो है वो गार्जियन की कंसेंट लिया है। पर ये एक्सेप्शन उस पर अप्लाई नहीं करती जिसने क्या किया है, इंटेंशनली डेथ कॉज किया है या डेथ कॉज करने का अटेम्प्ट किया है, या जो है उसको लग रहा है कि लाइकली जो है वो डेथ कॉज हो जाएगी, या फिर कुछ ऐसा कि ग्रीवियस हर्ट, या फिर वॉलेंटरीली ग्रीवियस हर्ट या अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस। तो हम कह रहे हैं कि अगर कोई एक्ट किया गया है और वो बच्चे के बेनिफिट के लिए किया गया है और वो बच्चा जो है वो 12 साल से कम का है या वो इनसेन है, तो आप गार्जियन की कंसेंट ले सकते हो। और ये गार्जियन वो गार्जियन होगा जिसके पास बच्चा लॉफुल चार्ज में होगा, ठीक है, तो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। पर अगर किसी ने इंटेंशनली डेथ किया, अटेम्प्ट किया है, या कोई पर्सन कॉज कर सकता है, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट कर रहा है, या फिर जो है वो अबेटमेंट कर रहा है, तो इस केस में जो है अब ये जो है एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगा, तब आप लाइबल हो जाओगे। और आप कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, आप सबसे पहले इसका इलस्ट्रेशन पढ़ लो। A in good faith for his child benefit without child's consent has his child cut for the stone by surgeon knowing it to be likely that operation will cause child's death। बताओ क्या पागल बनती है। But not intending to cause child's death, A is within the exception as much as his object was to cure of the child। अब पता है क्या है, ऐसे ना बेहद एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, इतने एग्जाम्पल भरे पड़े हैं कि एक ना फादर को एक पंडित ने कह दिया कि आप ना बच्चे को ना सांप से कटवा दो और ना इसके जितने भी पाप जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अब उसने ना ये गुड फेथ में किया, बच्चे की बिना कंसेंट से किया कि ना कि क्या कहते हैं ना कि इसके पाप खत्म हो जाएंगे, इसके ऊपर जो शनि चढ़ा हुआ है वो खत्म हो जाएगा, तो आप कटवा दो। सांप ने काटा, बच्चे की डेथ हो गई। अब उसने तो जो है वो कैसे किया था, बच्चे के बेनिफिट के लिए किया था। कि आपने सुना है कि कभी कभी ना ये ना इंडिया में बड़ी सारी जगहों पे प्रेवेलेंट है और ना लोग बड़ा मानते हैं कि
क्या कहते हैं कि अगर भूत ऐसा लग रहा है कि बच्चे को फिट्स के अटैक आ रहे हैं, तो गाँव में ना लोग ऐसे मानते हैं कि भूत भूत का चक्कर है, तो ना इसको वहाँ ले जाके छोड़ दो, इसको उससे लगवा दो, उससे ऐसा समथिंग, कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें, पर वो बच्चे के बेनिफिट के लिए करते हैं। बट कभी कभी बच्चे की डेथ हो जाती है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये सारा उसमें फॉल करेगा, बट तब कभी नहीं आएगा जब किसी ने इंटेंशनली किया है, वॉलंटरली किया है, तो उसमें फॉल नहीं करेगा। ठीक है, अब आ जाओ 28 पे। 28 इज यस इंटरेस्टिंग। इसको सबसे पहले तो लिख लो, इसे कहते हैं इनवैलिड कंसेंट। सेक्शन 28 को हम कहते हैं इनवैलिड कंसेंट। इनवैलिड कंसेंट, देख रहे हो क्या हुआ है? कंसेंट आपने दिया है कब? जब आपको किसी ने फियर में रखा है या कोई मिसकंसेप्शन है। अ कंसेंट इज नॉट अ कंसेंट इफ इट इंटेंडेड बाय एनी सेक्शन ऑफ दिस संहिता। हम कंसेंट को इनवैलिड मानेंगे, कब मानेंगे? इफ द कंसेंट इज गिवन बाय पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी। तो सबसे पहला पॉइंट है फियर ऑफ इंजरी, fear of injury, or under a misconception of fact. The person knows doing the act knows or by reason to believe the consent is given in fear or misconception, कि तुम जो है मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुमसे शादी करूंगा, पर इसमें कोई फियर तो है नहीं, पर मिसकंसेप्शन तो है, शादी तो करनी नहीं थी, गर्लफ्रेंड बन गए। अब बाकी तुम सारी स्टोरी खुद ही जानते हो। चलो, इफ द कंसेंट इज गिवन बाय पर्सन who from unsoundness of mind or intoxication is unable to understand the nature and consequence of to which he gives his consent। आपने जो है किसी से कंसेंट ले ली और वो किस क्या है, अनसाउंड माइंड का है, तो अनसाउंड माइंड से कंसेंट ले सकते हो? नहीं ले सकते। आगे आओ। unless the contrary appears from the context if the consent is given by a person who is under 12 years of age। तो देखो यहाँ पे ना 5 बातें कह रहा है। सबसे पहली बात अपनी कॉपी में लिख लो, फियर ऑफ इंजरी। सबसे पहली बात है फियर ऑफ इंजरी। कंसेंट को हम आपकी कंसेंट नहीं मानेंगे अगर आपने जो है किसी को फियर ऑफ इंजरी के बेसिस पर रखकर कंसेंट ली है, या आपने किसी पर्सन को अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट रखा है। अगर आपने किसी पर्सन को मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के अंडर रखा है, या आपने कंसेंट ली है पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड, और उसके बाद वो लिख रहा है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के साथ इंटॉक्सिकेशन, या आपने किसी की कंसेंट लिया जब पर्सन इंटॉक्सिकेटेड है, 4th पॉइंट। और 5th पॉइंट है जब आपने किसी की कंसेंट लिया जो कि क्या है, अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज है। तो अगर आपने इन 5 तरीकों से किसी की कंसेंट ली है तो वो कंसेंट को हम कंसेंट नहीं मानेंगे। झूठा वादा करके शादी कर ली, दिखाया तो फोटो किसी और का था, शादी किसी और से हो गई, होता है ना ऐसा। कह रहे हो यस मैम, जैसे तुम्हारे साथ कितनी बार हो चुका है। चलो, गांव में अभी भी होते सीरियसली हैं? आई वुड टू हैव किल्ड दैट पर्सन अगर ऐसा होता तो, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। अभी भी होता है? क्यों होता है? आई डोंट अंडरस्टैंड। क्यों? ऐसा होता है। और ऐसा कहा जाता है कि बिहार के लोग तो सबसे पढ़े लिखे हैं। क्यों आप लोग नहीं बोलते हो? आपको पता है दी मैक्सिमम इंडस्ट्री, मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पढ़े लिखे होते हैं, जो बहुत होते हैं ना, मजदूर टाइप के, बहुत गांव वाले, जो बहुत लोग हैं ऐसा। आई मैं अग्री नहीं करती इस पॉइंट से, हालांकि मैंने कभी देखा नहीं है ये चीज़। ऐसे कैसे हो सकता है? लॉ नहीं पकड़ता? मैम गांव में लोग कहते ही नहीं है किसी
तो तुम लोग FIR क्यों नहीं लॉन्च कराते हो? मेरे पापा वाले ने तो फिर वो लॉयर कैसे हुए? मैं गाँव में नहीं कर ऐसा कुछ नहीं है। 80% केसेस जाते हैं ना, उनकी शादी नहीं होती। पागल पागल हो गए हो क्या तुम? आई एम फ्रॉम हरियाणा। कुछ नहीं है भाई। तुम लोग पता नहीं कौन से फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हो। मेरे तो क्या कहते हैं, इतने सारे लोगों को जानती हूँ, इतना बड़ा मेरा सर्कल है, हमने तो कभी नहीं सुना। आई एम मतलब माई बर्थ प्लेस इज़ हरियाणा, बट ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है, मेरे में है थोड़ा सा हरियाणा का टच। बोलो बोलो, अपने मन की बात बोलो। बट फिर हमें समाज को बदलना है ना, हम ही तो समाज को बदलेंगे। में तो इतनी ज़्यादा वो कहते कि ईयर फिक्स कर देते हैं शादी, उसके बाद जब 21 वो भी आएगा। ओ माय गॉड, चलो ठीक है, छोड़ो, हमें क्या करना है, हमारी तो नहीं हुई ना। चलो, मेरी तो जिस एज में हुई है, तो मेरे फादर को तो तभी मैंने अपने फादर को बताया था कि मैंने कहा ऐसे ऐसे जब आप कमाने लगते हो ना, तो फिर सोसाइटी को सबसे ज़्यादा लगता है कि अरे अब तो कमाने लग गए हैं, कर दो। मेरे फादर इज़ लाइक कि भाई मेरे को कोई जल्दी नहीं है, और ना मतलब मेरे घर में भी बहुत बहुत अर्ली एज में शादी नहीं करते हैं, 30-32 साल की उम्र में शादी करते हैं। तो मैं जब मैंने तो ऐसे बोलने लगे, तो मैंने अपने फादर को बताया कि भाई ऐसे ऐसे मैंने तो पसंद किया हुआ है, और क्या कहते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आपको कभी ऐसा लगेगा कि भाई मैं ढूंढूं और इतना टाइम लग जाएगा ढूंढने में, तो यू रिलैक्स एंड चिल। तो ही इज़ लाइक कि हाँ ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर जब मैंने कहा ना कि चलो अब तो कर ही दो, क्या कहते हैं, फिर ना ये होता है कि भाई अब इतना टाइम हो गया है, तो अब आप कर दो। तो फिर मेरे फादर बोले तो पागल हो गई है कि इतनी जल्दी शादी कौन करता है, और जब मेरी अपनी एज बहुत लेट ही थी, ऐसा नहीं था। तो मेरे फादर आज तक मुझे बस सुनाते हैं कि तूने जल्दी नहीं कर ली, तूने जल्दी नहीं कर ली शादी। तो मेरे घर के बच्चे भी मुझे बोलते हैं कि क्या कहते हैं कि मौसी आपने जल्दी कर ली शादी, मतलब क्योंकि वो हमारे ऊपर होते हैं कि हम क्या एग्जाम्पल सेट करते हैं, हमें तो बदलना ही पड़ेगा। हालांकि देखो मेरा केस एक अलग केस है कि भी हाँ चलो ठीक है, मेरे हस्बैंड के घर में जो है शादियाँ जल्दी हुई हैं, बट जब से मैं आई हूँ उसके बाद आई वॉज मोर रिबेलियस कि मतलब बाल विवाह क्यों करना है, बाल विवाह लाइक 25 साल की उम्र में शादी क्यों ही करनी है, तो कम से कम 28, 29, 30 साल तक का वेट करो, बच्चा मेच्योरिटी अटेन करता है। बट आजकल ना सोसाइटी में अगेन वही वाला सिस्टम दोबारा आ गया है, और ऐसा मैं गलत भी नहीं मानती कि अब ना लोगों का एज जो है वो कम हो गया है। अब लोगों का एज कम हो गया है। पहले ना बीच में एक टाइम आया था कि लोग अपने बच्चों की शादी लेट करते थे, बट अब दोबारा से हो गया है कि आजकल इतने हार्ट अटैक आने लगे हैं, आजकल इतनी चीज़ें कॉमन हो गई हैं, तो लोग माँ बाप को लगता है कि चलो हमारे मरने से पहले शादी कर दो। बट मैं सम सॉर्ट ऑफ, मुझे नहीं पता, शायद मैं इस चीज़ के फेवर में भी हूँ, पर ऑन दी अदर साइड मैं इस चीज़ के अगेंस्ट भी हूँ, क्योंकि बच्चा जब तक समझदार नहीं होता है ना, तब तक शादी करने का कोई मतलब नहीं है। तब तक इट्स लाइक कि यू आर नॉट कैपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड। 18 साल का बच्चा तो कैसे भी नहीं कैपेबल है, ना फिजिकली, ना मेंटली, ना इमोशनली, तो वो चीज़ तो है ही नहीं। तो दिस इज़ रॉन्ग, बट हमें सोसाइटी को चेंज करना चाहिए। लग रहा है कि कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो जैसे समाज चल रहा है चलते रहो, वाली चीज़ है। चलो 29 पे आओ। Exclusion of acts which are offences independently of harm caused. The exceptions in section 25, 26, 27 does not extend to acts which are offences independently of any harm which they may cause, or to be intended to cause, or to be known likely to cause to the person giving the consent or on whose behalf the consent is given. देखो, वो आपको ना एक सिंपल सी बात कह रहा है, वो आपको कुछ नहीं कह रहा। आप सबसे पहले ना एक बार इसकी इलस्ट्रेशन को पढ़ो, बड़ा बेसिक सा ये सेक्शन है, आप ना एक बार मेरे कहने से इसकी इलस्ट्रेशन को पढ़ो। वो आपको कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं, 29 आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा है, कुछ चीज़ें जो हैं वो हमेशा ऑफेंस मानी जाती हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो हमेशा ऑफेंस मानी जाती हैं, चाहे वो कोई हार्म कॉज कर रही हो, चाहे वो कोई हार्म कॉज ना कर रही हो। देख लो, कॉजिंग मिस कैरेज इज एन ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज। Therefore, it is not an offence by reason of such harm, and the consent of the women of or of her guardian to the causing of such miscarriage does not justify the act.
वो कह रहे हैं कि 25, 26 और 27 को छोड़ के कुछ चीज़ें हमेशा ऑफेंस मानी जाती हैं, नो मैटर व्हाट, चाहे आपकी कंसेंट हो चाहे आपकी कंसेंट ना हो। बस जैसे कि जब आप बात कर रहे हो गाँव की, जब आपने कंसीव किया, ये चेक कराना कि बच्चा लड़का है कि लड़की है, दिस इज ऑफेंस नो मैटर व्हाट। आपने कंसेंट दिया है कि नहीं दिया है, बच्ची है तो अबॉर्ट करा लो, ये ऑफेंस माना जाएगा नो मैटर व्हाट। समझ में आ रही है? वो ये बात आपको कह रहा है और वो आपको कुछ नहीं कह रहा। तो इन केसेस में भी कंसेंट मैटर नहीं करती है। हाँ, तब कंसेंट की बात आ जाती है कि जब आपको ये लग रहा है कि अगर नहीं किया तो जो है वो डेथ हो जाएगी या समथिंग लाइक दैट। जैसे कि अगर किसी का रेप हो गया है, कोई यंग गर्ल है, तो हमें तब कराना पड़ रहा है। तो इसका क्लासिक एग्जाम्पल है अबॉर्शन, कि मिसकैरेज करना जो है वो अपने आप में एक गलत चीज़ है, चाहे आप वो हार्म कॉज कर रहा हो किसी को, चाहे वो हार्म कॉज नहीं कर रहा हो। आ जाओ 30 पे आ जाओ। अब वो आपको कहता है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। अब आपने कोई काम किया है पर्सन के बेनिफिट के लिए, पर उसकी कंसेंट नहीं है, विदाउट हिज कंसेंट। देखो, नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज टू अ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ इवन विदाउट द पर्सन's कंसेंट। गुड फेथ में किया है, मार्क कर लो, पर्सन की कंसेंट के बिना किया है, और वो कह रहे हैं कि इम्पॉसिबल हो जाएगा टू सिग्निफाई द कंसेंट, द पर्सन इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट एंड हैज नो गार्जियन और अदर पर्सन। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जो है वो अपनी कंसेंट भी नहीं दे सकता था, कोई लॉफुल गार्जियन भी नहीं है, इम्पॉसिबल है उसकी कंसेंट लेना। आपने गुड फेथ में उसके बेनिफिट के लिए कोई काम कर दिया, पर वो कह रहे हैं कि कब एक्सटेंड नहीं करेगा, वही सेम चीज़ें, अबेटमेंट, हर्ट, डेथ, ये सब तब अगर आपने किया है तब नहीं करेगा। अब आप फटाफट इसकी इलस्ट्रेशंस पे आओ। अब आप फटाफट इसकी इलस्ट्रेशन पे आओ। जेड इज थ्रोन फ्रॉम हिज हॉर्स, जेड अपने हॉर्स से गिर गया और इनसेंसिबल हो गया, चक्कर आके गिर गया। एक सर्जन ने जेड को देखा और उसको जो है ट्रीप एंड मतलब उसका ऑपरेशन कर दिया। A not intending Z's death but in good faith for Z benefit performed the treatment before Z recover his power of judging for himself। क्या Z ने कुछ गलत किया? अब जब आप घोड़े पे से बेहोश हो गए, आप घोड़े पे से गिर गए, तो हम ये बात कह रहे हैं कि डॉक्टर ने आपको देख लिया, डॉक्टर ने गुड फेथ में जो है वो आपका क्या कर दिया, ऑपरेशन कर दिया कि आप बच जाओगे। बट इनकेस अगर आप नहीं बचे तो हमने यहाँ पे क्या वर्ड दिखा, विदाउट कंसेंट पर इन गुड फेथ, गुड फेथ में किया। हाँ, यहाँ पे डॉक्टर की अगर कोई ऐसी इंटेंशन पता लग जाए कि उसने गुड फेथ में नहीं किया तो वो लाइबल हो सकता है, बट यहाँ पे डॉक्टर लाइबल नहीं होगा। आगे आओ। Z is carried off by a tiger. A fires at the tiger knowing it to be likely that the shoot may kill Z. That the shoot may kill Z. Z is carried off by a tiger. A fires the tiger knowing it to be likely that shoot may kill Z, but not intending to kill Z in good faith, intending Z benefit. A's bullet gives Z a mortal wound. A has committed no offense. उसको तो लगा कि भाई वैसे भी वो उसको खा ही जाएगा तो मैं गोली मार देता हूँ, उसको नहीं पता था कि वो टाइगर को ना लगकर उसको लग जाएगी। तो यहाँ पर उसने जो कुछ भी किया वो उसने गुड फेथ में किया, उसको नॉलेज थी पर उसकी बैड इंटेंशन नहीं थी। A surgeon sees a child suffers an accident which is likely to prove fatal unless an operation be immediately performed. एक डॉक्टर ने एक बच्चे को देखा कि वो उसको चोट लग गई है, इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं करा तो वो मर जाएगा। There is no time to apply to the child's guardian. अब कोई टाइम नहीं था कि बच्चे के गार्जियन के पास जाके कंसेंट ले सकें, तो उसने ऑपरेशन कर दिया। अब वो उसने गुड फेथ में किया था, अगर कोई दिक्कत हो भी जाती तो क्या कहते हैं, डॉक्टर लाइबल होता नहीं होता, क्योंकि उसने गुड फेथ में किया था। आओ आगे आओ। A is in house which is on fire. A जो है वो एक हाउस में है जो कि फायर पे है। With Z a child, people below hold out a blanket. ये सबसे क्लासिक है, बहुत बार पेपर में आता है कि पूरे घर में आग लग गई, बच्चे को लेके छत पे खड़े हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप बच्चे को ऊपर से नीचे फेंक दो, हम ब्लैंकेट लेके खड़े हुए हैं। तो वो तो गुड फेथ में बोल रहे थे कि बच्चा जल जाएगा तो आप बच्चे को ऊपर से फेंक दो।
तो बच्चे की डेथ नहीं चाहते थे, बट अगर मान लो जो है वो उसको पकड़ नहीं पाए और फॉल की वजह से बच्चे की डेथ हो गई, तो क्या किसी ने ऑफेंस कमिट करा? नहीं। जो करा कैसे करा? गुड फेथ में करा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लो एक बारी। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ो और वो आपको यहाँ पे कहता है मेयर पेक्यूनरी बेनिफिट इज नो बेनिफिट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 26 एंड 27 इन दिस सेक्शन। बेसिकली ये कह रहा है कि यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेक्यूनरी बेनिफिट का मतलब होता है पैसे वाले बेनिफिट्स। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे बेनिफिट जो है वो पेक्यूनरी बेनिफिट नहीं है। ये बेनिफिट वो बेनिफिट है कि आपने आउट ऑफ यू कैन से योर ड्यूटी जो है आपने वो चीज़ को किया कि ठीक है मैं ये जो है काम कर देता हूँ, इससे बच्चे की जान बच जाएगी। तो पेक्यूनरी बेनिफिट यहाँ पे वो बेनिफिट नहीं है। समझ में आ गई बात? अब आप आगे आओ 31 पे। 31, 32 एंड 33 इंडिपेंडेंट डिफेंसेस हैं। 31, 32 एंड 33 इंडिपेंडेंट डिफेंसेस हैं। कह रहे हैं कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। डॉक्टर के गए, डॉक्टर से पूछा तुमने कि क्या कहते हैं कि आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, डॉक्टर से पूछा कि अरे चलो आपने ना, ये हमारे साथ ना बहुत बार हो चुका है, तो अब भगवान की दया से सब कुछ जो है सही है। तो ना पर ना मैंने अभी पीछे अपने फादर इन लॉ के जो है ना वो टेस्ट कराए, तो मैंने कहा कि चलो साथ साथ ना ईसीजी भी करा लो, तो उन्होंने ईसीजी भी करा ली। अब क्या होता है ना, ऐसा बहुत बार हो गया है हमारे एक्सटेंडेड रिलेटिव्स में कि आप टेस्ट कराते हो, ईसीजी में दिक्कत आती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो अब ना डॉक्टर जो है वो बोलते हैं कि चलो जी हमें तो ना दोबारा एक बार चेक करना पड़ेगा, तो वो एंजियोग्राफी वगैरह जो कुछ भी करते हैं जिससे ब्लॉकेज पता चलती है। तो आजकल ना डॉक्टर्स ने ना बड़ा ही कॉमन धंधा बना लिया है कि मतलब ना अभी रिसेंटली लास्ट वीक ना मेरे सोसाइटी में हुआ ये चीज़ कि ऊपर ही एक अंकल रहते हैं, तो कुछ नहीं वो मतलब कि उनको ऐसा लगा पसीना वसीना आ रहा है, उनको लगा कि गैस्ट्रिक अटैक होगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, हालांकि उनको हुआ कुछ भी नहीं था। तो वो सरोज हॉस्पिटल है पास में, आई शुड नॉट नेम इट, बट वो उसको ले गए, तो वो वहाँ पे उनको ले गए और लेने के बाद ना उन्होंने पहली ईसीजी करी, उनकी ईसीजी नॉर्मल आई। बोले पर ना वो अंकल बोले कि नहीं मुझको ना दिक्कत लग रही है, मतलब हम भी थोड़े रेस्टलेस हो जाते हैं। अंकल बोले नहीं मेरे को अभी भी ना आराम नहीं हो रहा, मेरे को दिक्कत लग रही है। बोले चलो एक बार दूसरी ईसीजी कर लेते हैं। तो बोले कि ना कि अब हमको क्या पता वो लाइनें क्या हैं भाई, हमें नहीं पता। तो अब ना बोले कि ना दूसरी ईसीजी में थोड़ी सी दिक्कत आई है, दो जो वेन्स है ना वो ब्लॉक हैं, तो स्टंट डालना पड़ेगा। स्टंट डाल दिया, आईसीयू में रख दिया, 3 दिन जो है वो 2-3 लाख रुपए का बिल बना दिया, और ना क्या कहते हैं बोले कि चलो जी अब आप टनाटन मस्त हो। और मैं आपको एक बताऊं, मैं आपको ये बात ना आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, आप सबको पता होनी चाहिए। बिल्कुल मेरे घर का, मेरी रियल नानी को ना जो है वो 28 नवंबर को जो है ना थोड़ी सी दिक्कत हुई, उनको पसीने वसीने आए, और उनकी अच्छी खासी एज है मेरी नानी की, शी इज़ 78 ईयर्स ओल्ड। और ना उनको ऐसे दिक्कत विक्कत हुई और हम उनको हॉस्पिटल में ले गए, उनके टेस्ट वेस्ट हुए, तो पता चला कि उनकी ना क्या कहते हैं 95% हर्ट जो है वो काम नहीं कर रहा। 95% हर्ट। तो हम लोग तो सब हाय 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 होगी कि भाई घर में शादी है और ऐसे इनकी तबीयत ख़राब है। और आपको पता है उनकी एज के हिसाब से ना उनकी जो है स्टंट डल सकता है और ना उनकी बाईपास हो सकती है, और टचवुड वो आज तक टनाटन मस्त जी रही है। बताओ। तो डॉक्टर्स आर लाइक दैट। तो हम कह रहे हैं कि अगर वो पिक्यूनरी बेनिफिट के लिए कर रहे हैं तो वो इसमें फॉल नहीं करता। बट अब वो आपको कह रहे हैं कि अगर कोई गुड फेथ में किया है, अब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने तो जो है आपको गुड फेथ में बताया कि जी स्टंट डलवा लो वरना मर जाओगे। अब सामने वाले को सुन गई हार्ट अटैक आ गया, तो डॉक्टर तो फिर ये तो काम गुड फेथ में कर रहा है, पर आजकल यू नो इट्स रियली डिफिकल्ट टू एनालाइज कि वो गुड फेथ में कर रहा है वो बैड फेथ में कर रहा है, या वो पिक्यूनरी है या क्या है। तो बस इसकी इलस्ट्रेशन यही है। A surgeon in good faith communicates to a patient in opinion that he cannot live। पेशेंट ने सुनते ही जो है वो अटैक आ गया, मर गया बेचारा। तो हम कह रहे हैं कि वो कम्युनिकेशन गुड फेथ में हुआ था, तो वो लाइबल नहीं होगा। 32 पे आ जाओ। एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाई थ्रेट्स। अब ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रिलिम्स में ना ये बहुत बार पूछा जाता है, और कभी कभी तो आई हैव सीन जजेस आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये ना बात कर रहा है कि जब आपकी कंसेंट जो है ना, मतलब आपने जो एक्ट किया है ना बेसिकली वो आपने कब किया है, जब आपने जो है आपके थ्रेट है। कह रहे हैं एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। अब आप इसको मार्क कर लो। पहले ही आपको एक्सेप्शन दे दिया है कि मर्डर के केस में और उन केसेस में जहां पर स्टेट पनिशेबल करती है विद डेथ, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज कंपेल्ड to do it by threats which is at the time of doing it reasonably cause apprehension that instant death to that person will otherwise be cause। आपको थ्रेट दिया जा रहा है कि भी क्या कहते हैं कि आपको जो है वो क्या कर दिया जाएगा, इंस्टेंट डेथ कर दिया जाएगा।
और आप ये काम करो, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड और फ्रॉम अ रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ हार्म टू हिमसेल्फ शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ प्लेस हिमसेल्फ इन सच अ सिचुएशन विच ही बिकेम सब्जेक्ट टू सच कॉन्स्ट्रेंट। वो कुछ नहीं कह रहा है, वो आपको कह रहा है ऑन अकॉर्ड का मतलब होता है अपनी मर्जी से, लिख लो ओन विल। और बेसिकली ना इसको हम जो है फेमसली इट इज नोन एज ड्यूरेस, ड्यूरेस DURESS मीन्स कंपल्शन। सबसे पहली बात तो आप अपनी कॉपी में एक बात लिख लो जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जानना, और वो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके लिए जानना ये है कि कोई एक्ट आपसे ज़बरदस्ती करा रहा है थ्रेट देके तो आप डिफेंस ले सकते हो, बट आप दो केसेस में डिफेंस नहीं ले सकते, जब मर्डर के केस में और दूसरा ऑफेंसेस अगेंस्ट पनिशेबल अगेंस्ट स्टेट। आपने कोई स्टेट के अगेंस्ट जो है वो काम किया है और वो जो आपने काम किया है वो पनिशेबल है किससे, डेथ से। इन दो केसेस में आप ये डिफेंस नहीं ले सकते कि किसी ने मेरे से ज़बरदस्ती करी थी और तब मैं ये काम कर रहा हूँ। इन दो केसेस में यू कैन नॉट टेक दिस डिफेंस। बाकी अगर कोई आपको जो है लेट सपोज कि आप किसी चाबी वाले को पकड़ लाए और कह रहे हो कि नकली चाबी बनाओ चलो घर खोलो, मेरे को तो जो है वो चोरी करना है, तो यहाँ पे आप डिफेंस ले सकते हो कि यहाँ पे मेरे पे एक इंस्टेंट डेथ का जो है वो था कि भी अगर क्या कहते हैं मैं ताले की चाबी नहीं बनाऊंगा तो ये मेरे बच्चे को मार देगा, तब आप ये सब डिफेंस ले सकते हो। पर जब खुद आपको किसी ने कहा है कि चलो मेरे साथ चलो और ना मैं तुम्हें मार डालूंगा तुम सामने वाले को चक्कू मारो, तब आप ये डिफेंस नहीं ले सकते। और जब आप कर रहे हो ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट तब भी नहीं आप ले सकते, बट दैट टू पनिशेबल विद डेथ। समझ में आ गई बात? चलो अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ो। अ पर्सन हु इज बाय ऑन अकॉर्ड और बाय रीजन ऑफ अ थ्रेट ऑफ बीइंग बीटन जॉइन्स अ गैंग ऑफ डेकॉइट्स knowing their character is not entitled to the benefit of this exception on the ground of his having been compelled by his associates to do anything that is an offense by law। अब वो आपको क्या कह रहा है, एक पर्सन जो कि ऑफ हिज ऑन अकॉर्ड अपनी विल पे या बाय रीजन ऑफ थ्रेट की वजह से कि कोई उसको मार देगा क्या कर लेता है, गैंग के डेकॉइट्स के गैंग को ज्वाइन कर लेता है, पता है उसको उसका करेक्टर, तो वो अब इस बेनिफिट को नहीं ले सकता है। किस ग्राउंड पे कि अगर जो है मैं इसको ज्वाइन ना करता तो कोई दिक्कत हो जाती है। तो हम कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हो तो ये तब भी क्या माना जाएगा, ऑफेंस माना जाएगा, आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। दूसरा कह रहा है पर्सन सीज्ड बाय अ गैंग ऑफ डेकॉइट, कोई इसको पकड़ के ले गया है गैंग ऑफ डेकॉइट्स और उसको फोर्स कर रहा है कि हम आपको इंस्टेंट डेथ कॉज कर देंगे, तो और आपको कह रहा है कि एक ऐसा काम करो जो कि लॉ की नज़रों में क्या है, ऑफेंस है। फॉर एग्जाम्पल अ स्मिथ कंपेल्ड टू टेक हिज टूल्स एंड फोर्स द डोर ऑफ अ हाउस फॉर द डेकॉइट्स टू एंटर इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन। पर कब नहीं होगा, जब वो आपसे क्या काम करवा रहा है, मर्डर करवा रहा है या समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह से करवा रहा है। तो आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो क्लियर कर दे रही है। और एक चीज़ और, इधर ना वो वाला मैगजिम पिक्चर में आ जाता है कि एक्ट डन बाय बी अगेंस्ट माय विल इज नॉट माय एक्ट एट ऑल, पर इसका एक्सेप्शन है मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। और आपका जो है ना, आपको थ्रेट ऐसा होना चाहिए कि आपकी इंस्टेंट डेथ कॉज हो जाएगी, तब आप कोई काम कर रहे हो। तभी तो आप एक चाबी वाले को पकड़ के ले गए हो कि तुम चाबी बनाओ, अगर तुम चाबी नहीं बनाओगे तो मैं तुम्हारा गर्दन काट दूंगा तब। पर अगर वो आपको कुछ ऐसा कह रहा है कि चाकू तू मार, तब आपको ये डिफेंस नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात? चलिए अब आगे आ जाएंगे 33 पे। 33 भी बड़ा सिंपल सा है, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, जिससे हम बोलते हैं ट्रिफल्स, ट्रिफलिंग मैटर्स, छोटी मोटी चीजें, ट्रिफलिंग मैटर्स। Nothing is an offense by reason that it causes intended to cause known likely to cause any harm so slight no person ordinary sense and temper would complain of such harm। अब मैं जो है चलते चलते ना ऐसे ही मज़े मज़े में जो है वो टॉफ़ी का लेके रैपर पलक के ऊपर डाल देती हूँ। पलक कह रही है मैम ने तो मेरी मेडेसिटी आउटरेज कर दी, या कुशाग्र ने ही डाल दिया फन फन में। तो अब ना पलक जो है, कुछ लड़कियाँ होती हैं कि बहुत ओवर रिएक्ट कर देती हैं, तो वो कह रही है क्यों मेरे पे तुमने जो है वो कागज़ डाला, वी आर नॉट फ्रेंड्स। तो ये छोटे मोटे मैटर्स के लिए जो है आप कोर्ट में नहीं जाएंगे। चलते चलते कुशाग्र ने जो है वो जो है नॉट कुशाग्र, ही इज़ इनोसेंट, विंध्या ने जो है ना वो पलक का जो है वो पेन ले लिया। अब कह रहे हैं मैं तो कोर्ट में जाऊंगा, तुमने मेरा पेन चोरी कर लिया, तुम्हारी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। और ना क्या कहते हैं, पलक कह रही है तुम्हारी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, तुमने मेरी प्रॉपर्टी को मूव कर लिया है, तुमने क्यों ले लिया है, ये वो ये वो। अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। बट आपको पता है इसका एक बड़ा अच्छा जजमेंट था रूपन दियो बजाज वाला,
कि वो आईएएस ऑफिसर ने उसको जो है वो किया था, फिर उसने कहा कि भाई उसकी एक्ट जो है वो ट्रिफलिंग मैटर नहीं है, आउटरेजिंग दी मोडेसिटी है। अब लड़कों में तो आपस में ऐसा हो ही जाता है ना कि और भाई क्या कर रहा है, तो अब कुशाग्र जो है वो ये कह दे कि विंध्या ने जो मुझे हर्ट कॉज कर दिया है, तो हम कह रहे हैं आप छोटे मोटे चीज़ों के लिए कोर्ट के पास टाइम नहीं है, तो आप जो है वो नहीं जा सकते। समझ में आ गई आपको बात? तो बस आपका यहाँ पे ख़त्म होता है ये वाला एरिया। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि अब हमें जो है नेक्स्ट क्लास में बहुत सारा लिखना है और उसके बाद करना है प्राइवेट डिफेंस। क्लियर? चलिए, शुभ रात्रि। अब हम मिलेंगे वेंसडे को। आई डोंट नो कि ये हैप्पी होगी या क्या होगी, बट लेट्स सी। थैंक यू सो मच। वो तो अब अनामिक और विंध्या ही बता पाएंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जा रही हूँ तो तुम लोग घूमोगे फिरोगे ऐश करोगे। इसका मतलब ये है कि तुम बैठ के पढ़ोगे और जो आंसर मैंने लिखने दिया है ये लिख कर लेकर आओगे। चलिए, टेक केयर, बाय। स्नान कराना